सेक्रेटरी श्री नितिन कुंडली जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्द कहें। नितिन कुंडली जी। कुंडले जी को अनम्यूट कीजिए। ही इज म्यूट नाउ। हाँ, यस, थैंक यू। राइट नाउ ही इज अनम्यूट। थैंक यू रावत जी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया यानी विकास अधिकारी की जो संगठन है उसके अमरावती डिवीजन के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह रावत जी, हमारे जोन के जोनल जॉइंट सेक्रेटरी नंदू पवार, और हमारे को आज स्पेसिफिकली जो मार्गदर्शन करने आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे SBA श्री अजय नंदनवार जी, सभी का और सभी अभिकर्ता भाइयों बहनों का एजुकेशनल वेबिनार में सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये सेमिनार जो है ये सिर्फ अमरावती डिवीजन का नहीं है, इसमें हमारे साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं वो नागपुर डिवीजन के हैं, नांदेड़ डिवीजन के हैं, औरंगाबाद डिवीजन के हैं, नासिक डिवीजन के हैं, सातारा के हैं, बाद में कोल्हापुर डिवीजन के हैं, सोलापुर के हैं, पुणे 1, पुणे 2, बाद में पूरा वेस्टर्न जोन के जो है वो अभिकर्ता और विकास अधिकारी इस कार्यक्रम में इस वेबिनार के माध्यम से हमारे से जुड़ रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है ये जूम पे जरूर हो रहा है, मगर एक हमने जो है यूट्यूब पे इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दिया है। तो ये प्रोग्राम जो अपने अभिकर्ता भाई बहन जो है, क्योंकि हमारी जूम की कैपेसिटी सिर्फ 500 है, तो अगर ऐसा होता है कि वो जूम पे लॉगिन करते हैं और अगर उनको ये नहीं मिलता है तो उनसे कहिए कि ये हमने जो ये लिंक भेजी हुई है यूट्यूब की, उस पे लाइव आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो वंस अगेन हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम 10 मिनट 15 मिनट लेट हुए हैं। नेवर माइंड, आई अश्योर यू, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये वेबिनार जो है एक वन ऑफ द फाइनेस्ट वेबिनार रहेगा और ये हमारे लाइफ में एक अमूलाग्र बदल जो है वो बदलने में ये जो है वो हमारे को ये मदद करेगा। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं फिर से एक बार सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी वेस्टर्न जोन के जो हमारे जुड़े हुए भाई बहन हैं, अभिकर्ता बंधु भगिनी, वैसे ही हमारे विकास अधिकारी, उनका वंस अगेन हार्टी वेलकम। सो ओवर टू यू रावत जी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कुंडली जी। इसके बाद मैं हमारे नेशनल फेडरेशन वेस्टर्न जोन के जोनल जॉइंट सेक्रेटरी श्री नंदू पवार जी से निवेदन करता हूं कि वे 2 शब्द कहें। पवार साहब। हेलो। हाँ सर, बोलिए। आवाज आ रही है रावत जी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, चलो। मेरे महाराष्ट्र के सभी अभिकर्ता भाई बहनों को मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स एसोसिएशन, हमारे विकास अधिकारी वाहिनी की तरफ से सबका स्वागत करता हूं। यह जो प्रोग्राम आज होने जा रहा है, अमरावती के अध्यक्ष श्री रावत जी, कुंडली जी, और इनको साथ दे रहे हैं अनूप गुल्लाने नागपुर, और महाराष्ट्र के तमाम जितने भी सचिव अध्यक्ष है, उनके सहयोग से कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है। मुझे खुशी है कि इसका सभी लोग, सभी अभिकर्ता भाई बहनों को फायदा होगा और यह अपना बिजनेस जो है अच्छी तरह से बढ़ाने में कामयाब होगी। क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से बहुत एक डर पैदा हुआ था। इस माहौल में नेशनल फेडरेशन ने एक अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें आप लोगों के लिए उचित समय पर यह वेबिनार आयोजित किया है और यह भी सभी के लिए फ्री में है। और मुझे आज जहाँ तक नॉलेज है कि आज कोई और भी कोई कंपनी का आज एक वेबिनार चल रहा है जो फी वगैरह देके है, तो शायद कुछ पार्टिसिपेंट वहीं पे भी गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रोग्राम का सभी भाई बहनों को फायदा होगा और साथ में अपने जो संस्था है भारतीय जीवन बीमा निगम, उनको अपनी एक ऊंचाई हासिल करने में यह प्रोग्राम अच्छा साबित होगा। इसलिए मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और आज के विशेष वक्ता अजय नंदनवार जी को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नेशनल फेडरेशन के तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना उचित समय इस वेबिनार के लिए दिया। इसी के साथ में मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ और आप लोगों को
इसमें अपने दिल से पार्टिसिपेट होने के लिए भी आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद नंदू भाऊ। इसके पश्चात आज हम जिनके सुनने के लिए आतुर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे हमारे आज के स्पीकर श्री अजय नंदनवार जी, इनका परिचय देने के लिए मैं हमारे डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी धनंजय थोरात जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे गेस्ट और स्पीकर श्री नंदनवार जी का परिचय सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को दे। धन्यवाद सुरजीत सिंग जी। नमस्कार मित्रांनो, मी अमरावती डिव्हिजनच्या वतीनं सगळ्या तमाम एजंट बंधू आणि भगिनींचं आपल्या अमरावती डिव्हिजनमध्ये स्वागत करतो। आज प्रमुख पाहुण्यांची ओळख करण्याची लोक नागपूरवरनं मला टचला जॉईन झालेलो होतो साताऱ्याला। ते साताऱ्यावर गेल्यावर आम्हाला नागपूरकरांची ओळख आमच्या भाषेवरनं तिथं लगेच झाली। अजय सरांची सुरुवात, एक गोष्ट, अजय सरांनी सुरुवात त्यांची भंडाऱ्यापासून केलेली आहे। भंडाऱ्याला अजय सर मूळचे राहणारे भंडाऱ्याचे, अत्यंत गरीब घरातनं अजय सर आलेले आहेत। भंडाऱ्यापासून सुरुवात करून डायरेक्ट कोल्हापूर असं शेवटचं टोक महाराष्ट्रात त्यांनी गाठलं। आणि तुम्हाला सांगायला मला फार अभिमान वाटतो माझा बॅचमेट असल्यामुळे की सगळं अख्खं कुटुंब त्यांनी तिथे स्थानांतरित करून घेतलं। म्हणजे अजय सरांचे एक छोटे बंधू LIC लाच आहेत, एक इंजिनिअरिंग कॉलेजला आहेत आणि आई वडील पण तिथे आहेत। इतकी प्रगती या माणसांनी या 21 वर्षात 22 वर्षात केलेली आहे। अजय सरांच्या बाबतीत सांगू इच्छितो की यांच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जवळपास 70 लोक आजच्या स्थितीला आहेत। 2018 मध्ये यांच्याकडे 3 MDRT होते, 2019 ला जवळपास 6 MDRT आणि 2020 मध्ये सध्या 3 MDRT झालेले आहेत। अजून MDRT त्यांच्याकडे पाईपलाईन मध्ये मला वाटतं 4-5 लोक आहेत। मी आणि अजय सरांची सुरुवात जरी सोबत झालेली असली, आम्ही दोघे रुलरची कामं करणारी आणि रुलरलाच आम्हाला पोस्टिंग दोघांना पण मिळालेलं होतं। पण जी प्रगती, जो स्पीड अजय सरांचा आहे तो स्पीड वाखाणण्याजोगा आहे। सगळ्या बॅचमेट्सना खरंच अभिमान आहे की अजय सारखा बॅचमेट आमच्या सोबत आहे। खूप सुंदर काम। अजयचं दुसरं अजून एक वैशिष्ट्य असं आहे की अजय सर जॉईंट कॉल मध्ये खूप जास्त भर देतात। पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा पासून थेट, म्हणजे कोल्हापूर पासून थेट विदर्भात येऊन एजंट सोबत जॉईंट कॉल करणे आणि हा उत्साह, ती गाडी त्यांच्या 4 व्हीलर मध्ये येऊन हे सगळं काम करतात। आम्हाला बरेचदा आश्चर्य वाटतं, हा एवढा स्टॅमिना अजय जवळ येतो कुठून, हा एक मोठा आश्चर्याचा। मी बरेचदा म्हणतो एवढा स्टॅमिना तुझ्याकडे कसा काय? म्हणजे रात्री 12 वाजता जरी त्याला सांगितलं की उद्या सकाळी तुला 8-7 वाजता सकाळी कुठेतरी कोल्हापूरला किंवा सांगलीला जायचं, तर हे सगळं गाडी काढून तिथे पोहोचतात। एवढा प्रचंड उत्साह या माणसामध्ये जॉईंट कॉलच्या संबंधात असतो आणि अजयचा जॉईंट कॉल म्हणजे 100% सक्सेसफुलची गॅरंटी, असं हे व्यक्तिमत्व आहे। कन्सेप्ट सेलिंग हा त्यांचा मजबूत पाया असलेलं त्यांचं एक त्यांच्याकडे अस्त्र आहे। असं हे व्यक्तिमत्व आज आपण त्याशी आज संवाद साधणार आहोत। मी संवादासाठी म्हणालो की इंटरॅक्शन मध्ये जास्त भर देतात। आज आपण त्या सेमिनार आपण ऐकणारच आहोत आणि हे सेमिनार आजच्यासाठी आपल्याला एक दिशादर्शक असं सेमिनार असेल याची मला खात्री आहे। एवढाच परिचय मी करून देऊ इच्छितो नंदनवार सरांचा। आपण ऐकणारच आहोत, भविष्यात पण अजय सरांची आपल्याला मदत लागणारच आहे। सुरजीत सिंग सरजी, नंदनवार सरांचा परिचय मला वाटतं फार कमी शब्दांमध्ये मी सांगितला। अजून काही बरंच सांगण्यासारखं आहे पण आपल्याकडे वेळ, आपण थोडा उशीर सुरुवात केली त्याच्यामुळे मी एवढ्या वेळेस थांबतो। धन्यवाद सर। धन्यवाद थोरात साहब। इसके पश्चात मैं आज के कार्यक्रम को ज्यादा डिले न करते हुए आज के हमारे स्पीकर श्री अजय नंदनवार जी से निवेदन करता हूं कि पूरा जोन आपको सुनने के लिए आतुर है, तो कृपया आप हमें मार्गदर्शन करें, आप हमारे एजेंटों को मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू नंदनवार साहब, माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हिंदी और मराठी दोनों मिक्स रहेगा, चलेगा ना सर? चालेल सर, चालेल ना? ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आज के इस सेशन में मैं अजय नंदनवार, डेवलपमेंट ऑफिसर SBA वारणानगर ब्रांच कोल्हापुर डिवीजन, तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के प्रोग्राम में ज्वाइन होने वाले सभी SBA डेवलपमेंट ऑफिसर,
LIC में काम करने वाले सभी सोल्जर यानी कि एजेंट, अमरावती डिवीजन नेशनल फेडरेशन की ओर से जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए बहुत सारे कष्ट उठाए, उन सभी को पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी का इन प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। खास करके YouTube लाइव में जब प्रोग्राम में जब दिक्कत आई तो लिंक चेंज करना पड़ा और समय पर बिल्कुल 5-10 मिनट में अमोल जाधव जी ने नया लिंक क्रिएट करके अभी YouTube पर लाइव स्ट्रीम उन्होंने किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि प्रोग्राम में ऑलरेडी ज्यादा समय अपना टेक्निकल इश्यू में गया है, तो ज्यादा समय उसमें ना बिताते हुए मैं डायरेक्ट प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। ओके सर? यस सर, प्लीज। ओके सर, ओके। थैंक्स टू नेशनल फेडरेशन अमरावती डिवीजन जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम के लायक समझा, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ओके, और सभी एजेंट के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करता हूं। ओके, तो सभी एजेंट लोग, क्या आप लोग रेडी हैं? आप चैट बॉक्स में मुझे इंटरेक्शन कर पाओगे? आर यू रेडी? चैट बॉक्स इज रेडी? यस, मनोज जी का रेडी पहला आया है, मनोज जी के लिए तालियां। ओके 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 ओके, चलो बहुत सारे लोग, सुहास जी आ गए, पवन जी आ गए, सागर पाटिल जी आ गए, बहुत सारे लोग, विश्वास सातवेकर जी, संदीप हुरपड़े जी, आदिनाथ बन गए। ओके, तो अभी हम शुरू करते। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के दिल में, आप लोगों के मन में ये विचार आपको त्रस्त कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है कि लॉकडाउन के बाद हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारा इंश्योरेंस बिजनेस का फ्यूचर क्या है? क्या ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है? आप चैट बॉक्स रेगुलर यूज करते रहेंगे। ये सवाल आ रहा है कि लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद हमारे बिजनेस का क्या होगा, इंश्योरेंस बिजनेस का क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या है? ये आ रहा है, सवाल आ रहा है। यस, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा है। ओके, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा है इंश्योरेंस सेक्टर में, LIC एजेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हम एजेंसी करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर करके काम करते हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर इसमें अच्छा है, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर इसमें अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर इसमें अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पता नहीं इसमें क्या होगा, हमारा फ्यूचर इसमें टफ जाएगा, हमारा भविष्य इसमें कैसा रहेगा, अगर आप ये सोचते हैं तो वो भी आप सही सोचते हैं। फ्यूचर गलत है, फ्यूचर अच्छा है सोचते हो तो भी सही है, फ्यूचर गलत है, अच्छा है, बुरा है ये सोचते हैं, तो ये दोनों डिपेंड ऑन अपने दिमाग के ऊपर है। ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी, जस्ट मिनट, आप जो सोचते हैं, आप जो सोच रहे हैं, हम जो सोचते हैं वही हमारे जिंदगी में होते जाता है, बराबर है। अगर आप सोचते हैं कि बुरा है तो बुरा है, अगर आप सोचते हैं अच्छा है तो अच्छा है, क्योंकि सब कुछ जो भी होता है इस दुनिया में, ये सब टोटली डिपेंड ऑन थिंकिंग, हमारे दिमाग के ऊपर, हम जो सोचते हैं उसी के ऊपर निर्भर करता है, जो आप सोचते हो इसी के ऊपर निर्भर करता है। अब आप क्या सोचते हो कि फ्यूचर अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा होगा। अगर आप सोचते हैं कि फ्यूचर पता नहीं क्या होने वाला है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। अगर आप सोचते हो कि बुरा होने वाला है, तो बुरा होने वाला है, बराबर। चलो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप LIC एजेंसी के काम करते समय किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? काय काय त्रास होतो LIC ची एजन्सी करताना? जरा चॅटबॉक्स मध्ये टाकू शकाल काय काय प्रॉब्लेम येतोय? लोक शॉर्ट टर्म मागतात, लोक रिबेट मागतात, असं काहीतरी अनेक प्रॉब्लेम आहेत ना काम करताना? काम करते समय ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना, यस और नो? तो चलो चैट बॉक्स में शुरू करो। प्लान एक्सप्लेन करते समय कुछ तो भी होता है, दयालेश्वर मोहिते जी बोलते हैं। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, रिबेट मांगते हैं, नंतर करूं, बाद में करेंगे बोलते हैं। ओके, पोस्टपोन होता है, देशमुख मैडम बोल रहे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और क्या दिक्कतें आती है?
जरा दिमाग पे जोर दीजिए कि हम जब काम करते हैं LIC एजेंसी का तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानी आती है। लो रिटर्न है, अविश्वास, रिटर्न कम आता है, पैसे नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं लेना पसंद करते। भानुदास जी लॉन्ग टर्म नहीं। कैलाश राउत जी आपने जो स्क्रीन शेयर किया है वो स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिएगा प्लीज। कैलाश राउत जी ओके, हाँ ठीक है। पोस्टपोन करते हैं लॉन्ग टर्म, और क्या क्या परेशानी आती है। चलो और मैं 30 सेकंड आप लोगों को देता हूं। क्लाइंट टर्म इंश्योरेंस मांगते हैं, शॉर्ट टर्म मांगते हैं, अवॉइड करते हैं नए प्रपोजल के लिए, संदीप गायक जी बोल रहे हैं ओके। और 30 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को, मैं 25 सेकंड दे रहा हूं। ऑलरेडी पॉलिसी आहेत ओके, ऑलरेडी पॉलिसी है, आपलेच विमा प्रतिनिधी रिबेटिंग करतात ओके। लॉन्ग टर्म पैसे नहीं है, शॉर्ट टर्म ओके। और चलो अभी 10 सेकंड बचे हैं। टर्म प्लान बताए तो प्राइवेट का प्रीमियम कम है बोलते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दुसऱ्या कंपनी सोबत नंतर करूया, ज्यादा रिटर्न नहीं है ओके ओके। अवॉइड टू लिसन अँड मीट, चांगली पॉलिसी कोणती आहे ते सांगा म्हणतात ओके। फेथ नसतो, विश्वास नसतो ओके। और मनी प्रॉब्लम बिकॉज कोविड ओके, कोविड के बारे में भी आज बात करेंगे हम, यस। चलो अभी हम रोक देते हैं, इस विषय पे चैट करना अभी हम बंद कर देते हैं ओके। यस रुक गए सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग शामिल हुए हैं और सब लोग अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चलो आप सभी लोगों का धन्यवाद। अभी दूसरा सवाल है आप लोगों के लिए, म्यूचुअल फंड रिटर्न अच्छा मिलता है बोलते हैं ओके, चलो ठीक है। अभी दूसरा सवाल, LIC एजेंसी में एजेंट के लिए क्या अच्छाइयां है, LIC एजेंसी में क्या अच्छा मिलता है। कोई बोलेगा क्लब मेंबरशिप है, कोई मिलता है गाड़ी मिलता है, कोई बोलता है अपने हिसाब से काम करना है, कोई बोलेगा कमीशन अच्छा मिलता है, हेरिडिटी कमीशन बोलते हैं, क्या क्या है। चलो अच्छाइयां क्या है, बुराइयां तो हमने देखी, दिक्कतें क्या क्या आती है ये तो हमने देख ली है ओके ना। LIC एजेंसी में अच्छाइयां क्या है, अच्छा सिक्योर फ्यूचर है ओके, गारंटेड रिटर्न है, कमीशन अच्छा है ओके ओके। और अच्छाइयां क्या है, ब्राइट फ्यूचर है ओके ओके, मान सम्मान मिलता है, रेगुलर इनकम है, अपना बॉस कोई नहीं है, अपन अपने बॉस है ओके, लोगों का फेथ है ओके, कांटेक्ट बढ़ते हैं, लोगों के साथ परिचय बढ़ते जाता है ओके। और यस पाइपलाइन ऑफ अर्निंग ओके, LIC वर सर्वांचा विश्वास है, ट्रस्ट है, LIC के ऊपर ट्रस्ट है ओके। गुड जॉब है, साधना देशमुख मैडम बोल रहे हैं ओके। पार्ट टाइम ऑप्शन है, जयश्री मैडम बोल रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी बोल रहे हैं साइड बिजनेस कर सकते हैं, भानुदास काली जी बोलते हैं मान सम्मान मिलता है, डेथ क्लेम सॅटिस्फॅक्शन है, नो टाइम बाउंडिंग है ओके ओके, पैसा चांगला मिळतोय, जगातील आर्थिक संपन्न कंपनीचे प्रतिनिधी आहोत, व्हेरी गुड, इम्प्रेसिव यस। और राकेश हबीब जी, और सोशल वर्क है, अनलिमिटेड इनकम है, अच्छा जॉब है, कमीशन मिलता है। चलो और क्या क्या है, अरे यार गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, हेरिडिटरी कमीशन मिलता है, भूल गए क्या लोग। हेरिडिटरी कमीशन होता है, रिन्यूअल कमीशन होता है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, क्लब मेंबरशिप मिलता है। मुझे याद दिलाना पड़ रहा है क्या आज चलो चलो और क्या है, हाँ बोनस मिलता है, बोनस कमीशन मिलता है, बोनस नहीं मिलता, बोनस कमीशन मिलता है भानुदास जी, यस। आनंद मिळतो, अपॉर्च्युनिटी टू फुलफिल ऑल ड्रीम, व्हेरी गुड विश्वास सातवेकर जी, यस यस। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। ओके अभी हम चॅट बॉक्स, हाँ MDRT क्लब मेंबरशिप काय आहे ते सांगा ओके। लोकांना दुखाच्या वेळेस आपण मदत करतो, फॅमिली नो करप्शन, पराग कुलकर्णी जी, यस ओके ठीक है। अभी हम दोनों चैट रोक देते हैं ओके, अभी हम रोक देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने सेशन शुरू किया, जैसा मैंने आपसे बात करना शुरू किया, मेरी बातें शुरू होने से पहले आपका दिमाग पूरा ब्लैंक था, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा पहले कि एजेंसी का काम करते समय क्या क्या डिफिकल्टी आती है,
एजेंसी का काम करते समय हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा ही मैंने ये सवाल आपको पूछा, आपने जैसा ही ये सवाल आपके कानों से सुना, आपके आपके द्वारा आपके माइंड को ये कमांड गई कि हमें अभी दिक्कतें क्या क्या आती है उसके ऊपर काम करना है, और आपके दिमाग ने काम शुरू कर दिया कि क्या क्या दिक्कतें आती है, उसकी इतनी सारी बहुत बड़ी लिस्ट रेडी होगी। बराबर। जैसा मैंने आपको दिक्कतों के बारे में पूछा, वैसा ही आपके दिमाग ने दिक्कतों के ऊपर सर्चिंग करना शुरू किया, और दिक्कतों के ऊपर आपने यहाँ पर चैट बॉक्स में डालना शुरू कर दिया। राइट। उसके बाद में हमने चैटिंग रोक दिया, और बाद में हमने पूछा कि एजेंसी में क्या क्या अच्छाइयां है, एजेंसी में क्या क्या अच्छाइयां है। तो आपका दिमाग वहां पर रुक गया, दिक्कतों को छोड़ दिया आपने, और जैसे ही मैंने अच्छाइयों के बारे में बोला, बिल्कुल दूसरे सेकंड में आपने ये शुरू कर दिया कि दिक्कतें बाजू में रही, अच्छाइयां क्या है। अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, गारंटी है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, सभी सपने पूरे हो सकते हैं। आप जो आपके माइंड को बोला गया उसके ऊपर आपके माइंड ने काम किया। सही है, बराबर है, यस और नो। इसका मतलब हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, ये माइंड, हम जो कमांड अपने माइंड को देते हैं, हम जो अपने माइंड को सोचने को बोलते हैं, हम जो अपने माइंड में इनपुट डालते हैं, उसके ऊपर ये दिमाग अपना काम करता है। राइट। और इसलिए मैंने शुरू में मैंने आपको बोला कि अगर लॉकडाउन के बाद हमारा यहाँ पर भविष्य अच्छा नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो तो भी सही है, और अच्छा भविष्य बोल रहे हो तो भी सही है, क्योंकि आप अपने दिमाग को जो बोल रहे हो वही सही है, क्योंकि आपके दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। सो सिंपल, आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा जो दिशा आप अपने दिमाग को देने वाले हो, जो कमांड आप अपने दिमाग को देने वाले हो, उसी कमांड के ऊपर ये अपना दिमाग काम करेगा। बहुत सीधी और सिंपल बात है। चलो मैं आपको अलग उदाहरण के द्वारा ये बताना चाहूंगा। अगर मैं आपको बोलूं, आप में से किसी एक पार्टिसिपेंट को, कि मेरे साथ अभी वीडियो ऑन करके अगर आपके साथ मैं ये बोलूं, ये एक्चुअली लाइव इसमें मैं ये करता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, तो जगह पर खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बोलूं कि दोनों हाथ ऐसा करो, तो आप ऐसा करोगे। यस और नो, नितिन जी बराबर है, कुंडले साहब। मैं आपको बोलूं ऐसा हाथ करो, तो आप ऐसा हाथ करोगे। मैं आपको बोलूं कुर्सी पर बैठ जाओ, तो आप बैठ जाओगे। बराबर। मैं आपको बोलूं 4 कदम चलो, तो 4 कदम चलोगे आप। बराबर। इसका मतलब क्या है, मैं आपको कमांड दे रहा हूं, और आप अपने दिमाग को कमांड दे रहे हो, और जैसा आप अपने दिमाग को कमांड देते हो, वैसा अपने बॉडी का हर एक पार्ट अपन जो कमांड देते हैं उस प्रकार से काम करता है। यस और नो। जिस प्रकार हम अपने दिमाग को कमांड देंगे, उसी प्रकार मैं आपको बोलता हूं, आप अपने दिमाग को कमांड देते हो, और उस कमांड के हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है, और हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमारे दिमाग द्वारा दिए गए कमांड से ही काम करता है। राइट। अभी हम अगर गलत कमांड देंगे तो गलत ही काम करेगा, हम जो कमांड देंगे उसी हिसाब से वो काम करेगा। अब एक सादा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जैसा कि मैंने हाथ ऊपर करने को बोला तो हाथ ऊपर जाएगा, नीचे करने को बोला तो नीचे करेगा, ऊपर करने को बोलूंगा तो ऊपर करेगा, नीचे करने को बोलूंगा जैसा करेगा। तो ये हमारा बॉडी का हर एक पार्ट, हम माइंड को जो कमांड दिया जाता है उस प्रकार काम करता है। यस और नो। हमारे बॉडी का हर पार्ट उसी प्रकार काम करता है कि जिस प्रकार कमांड दिया जाए। तो हमारा माइंड, हमारा दिमाग, ये भी तो हमारा बॉडी का पार्ट है ना। यस और नो, ये भी तो हमारे बॉडी का पार्ट है। तो फिर ये भी तो वही काम करेगा ना जो हम उसको बोलेंगे। बराबर, सीधी सादी बात है, ये भी तो वही काम करेगा जो हम उसको बोलेंगे। बराबर। अगर हम इसको ये बोलेंगे कि अभी लॉकडाउन के बाद धंधा करना मुश्किल है, बिजनेस करना मुश्किल है, तो ये किस दिशा में काम करेगा? मुश्किल है। अगर हम अपने माइंड को ये कमांड देंगे कि लॉकडाउन के बाद अच्छा धंधा होने वाला है, तो ये फिर उसी प्रकार काम करेगा। बराबर ना। एक सीधी सी बात है, हमारा जो माइंड है, वेरी सॉरी कुछ लेडीज भी है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा एक गलत शब्द इस्तेमाल करने वाला हूं, इसलिए पहले ही सॉरी बोल देता हूं। हमारा जो दिमाग है,
इंसान का जो दिमाग है, मनुष्य का जो दिमाग है ना, ये बहुत हरामी है। वेरी सॉरी टू से, ये बहुत हरामी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये दिमाग ऐसा, इसको जितना पूछोगे ना उतना ही का ही जवाब देता है, उतना ही जवाब देता है, उससे आगे कुछ नहीं बोलता, उसके आगे कुछ भी नहीं बोलता। हम जितना पूछेंगे उतना ही जवाब देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने पूछा या किसी और को मैंने पूछा कि कोल्हापुर से पुणे जाने के लिए बाय कार जाना है तो कितना समय लगेगा, तो सामने वाला बोलता है 3 घंटा लगेगा, राइट? या फिर मैं अपने आप को पूछता हूं यहां से कोल्हापुर से पुणे जाने के लिए कितना समय लगेगा, 3 घंटा लगेगा। बाद में मैं बोलता हूं अगर टोल नाके पे, टोल के ऊपर अगर रश रहा तो क्या होगा? नहीं, 3.5 घंटा लगेगा। पहले 3 बोला था, टोल के ऊपर रश है तो क्या होगा? 3.5 घंटा लगेगा। फिर मैं बोलता हूं अगर कहीं पर नाश्ता के लिए, चाय के लिए रुक गया तो क्या होगा? नहीं, फिर 4 घंटा लगेगा। हाँ, मतलब जितना पूछ रहा हूं उतना ही जवाब दे रहा है मेरा दिमाग जो है। मैं जितना पूछ रहा हूं उतना ही वो जवाब दे रहा है, बराबर है? अगर मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब अगर मेरा दिमाग दे रहा है तो फिर मेरे दिमाग को मैंने क्या पूछना चाहिए? धंधा कैसा बढ़ाऊं या धंधा मंदा है? क्या पूछना चाहिए? क्या कमांड देना चाहिए? बराबर? हम जो कमांड देते हैं उसी कमांड के ऊपर हमारा दिमाग ये काम करते रहता है। ओके, एक्चुअली हमारा जो दिमाग है ये बहुत दुनिया का सबसे पावरफुल सर्च इंजिन है। गूगल सर्च इंजिन हम सबको मालूम है, यस और नो? गूगल सर्च इंजिन। मेरी आवाज सही आ रही है सब लोगों को? आवाज सही आ रही है सब लोगों को? क्योंकि कुछ लोगों का चैट बॉक्स में आ रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है करके। आवाज आ रही है? ओके, पवन पाटिल की आवाज आ रही है? यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हमारा जो दिमाग है ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजिन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि गूगल का सर्च इंजिन भी तो इसी दिमाग से बना है। गूगल का सर्च इंजिन किसने बनाया? इस दिमाग ने ही तो बनाया ना, इंसान के ही दिमाग ने बनाया ना, बराबर है? तो ये गूगल का सर्च। अभी सर्च इंजन का रूल क्या है? अगर हमने इंटरनेट शुरू किया, मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, पीसी पे हो, कहीं भी इंटरनेट शुरू किया, हम गूगल में गए और गूगल में हमको जो विषय चाहिए, जो भी चाहिए उसको अगर सर्च मारा, जो विषय आप सर्च मारोगे उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाती है, सर नो? बराबर? जो सर्च मारोगे वो आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर सर्च नहीं मारोगे तो गूगल वैसा ही पड़ा है, बराबर ना? तो अब ये गूगल को पूछना पड़ता है। चलो और एक सीधी सी बात आपको बोलता हूं। हम अभी नई जो गाड़ी आ रही है, 4 व्हीलर जो आ रही है, ज्यादातर गाड़ियों में नेविगेशन और मैप सिस्टम है, ये सर नो? नेविगेशन और मैप सिस्टम है। अगर नहीं है तो हर एक के पास मोबाइल में, एंड्रॉइड या आईओएस जो भी है, इसमें हर किसी के पास मैप है, राइट? बराबर है? अगर मैं मैप में मैं ड्राइविंग कर रहा हूं या फिर मोबाइल में किया है, गाड़ी के नेविगेशन में लगाया या फिर मोबाइल में लगाया, अगर यहां से निकलते समय मैं अगर गूगल मैप में मुझे सातारा जाना है और मैं सातारा डालूं तो गूगल मैप क्या करेगा? सातारा जाने का पूरा डायरेक्शन मुझे बताएगा। आगे जाके 400 मीटर पे लेफ्ट जाना है, थोड़ा आगे जाके 4 किलोमीटर के बाद राइट जाना है, जो कुछ भी है वो मुझे बताते जाएगा, उसको मैं फॉलो करते जाऊंगा और मैं सातारा पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे बेंगलोर जाना है और मैं सातारा सेट करूंगा तो क्या होगा? कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। मुझे जाना बेंगलोर है और सेट सातारा किया है तो क्या होगा? क्या वो सही बताएगा? नहीं बताएगा, बराबर? अगर मुझे एमडीआरटी करना है और मैं 10-12 पॉलिसी एजेंसी एमबीजी करने के लिए 12 पॉलिसी करके आगे बढ़ूंगा, एजेंसी सिर्फ टिकाए रखूंगा, ऐसा अगर सोचते रहूंगा, इस गूगल सर्च को अगर मैं बोलूंगा कि मुझे 6 ही पॉलिसी करना है, मुझे 12 ही पॉलिसी करना है, तो आपको एमडीआरटी की आइडिया कैसे देगा ये गूगल सर्च इंजिन? बराबर है? अगर हम सातारा जाने के लिए, सातारा अगर मैं सेट करता हूं, सातारा जाने के लिए आगे जाता हूं, अगर 400 मीटर के बाद राइट लेना है और गलती से मैंने लेफ्ट ले लिया, समझ लो मैंने गलती से लेफ्ट ले लिया, तो मैप क्या बोलता है मालूम है? रूट रिकैलकुलेटिंग, इफ पॉसिबल टेक यू टर्न देन गो लेफ्ट, बताता है ना? आगे जाके लेफ्ट यू टर्न मारिए, लेफ्ट लीजिए और फिर सही रास्ता पकड़िए। ये कब होता है?
जब गूगल को बोला गया है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे सातारा जाना है, मुझे सांगली जाना है, मुझे बेड़गांव जाना है, मुझे पुणे जाना है, अगर ये बता के रखा है, डेस्टिनेशन सेट करके रखा है, तो वहां जाने का पूरा गाइडलाइन, पूरा मैप बताएगा। अगर सेट ही नहीं किया है ना, तो स्क्रीन पर सिर्फ मैप दिखता रहता है, हमारी गाड़ी किधर बढ़ रही है वो सिर्फ दिखते रहता है। अगर सेट नहीं है तो सिर्फ दिखते रहेगा कि हम कहां पर है और कहां पर जा रहे हैं। ओके, हम कहां पर जा रहे हैं ये सब दिखते रहेगा। इसलिए अगर हमको जो भी हमने जिस इच्छा से इस बिजनेस में आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं, अगर हमने डेस्टिनेशन सेट नहीं किया, मुझे एमडीआरटी बनना है, मुझे सीओटी बनना है, मुझे टीओटी बनना है, मुझे चेयरमैन क्लब बनना है, मुझे जेडीएम क्लब मेंबर बनना है, मुझे कारपोरेट क्लब बनना है, मुझे गैलेक्सी क्लब बनना है, ये जब तक आप सेट नहीं करोगे ना, तब तक ये दिशा नहीं दिखाएगा, ये सर्च इंजन दिखाएगा नहीं। अगर डेस्टिनेशन सेट नहीं हो तो कोई भी मतलब नहीं रहेगा, बराबर। इसलिए इस क्षेत्र में काम करने के लिए मैं सभी लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पहले आप अपना डेस्टिनेशन सेट कीजिए कि मुझे क्या करना है इस एजेंसी में, कितना पैसा कमाना है, कौन सा क्लब मेंबर होना है, एमडीआरटी करना है, सीओटी करना है, जो करना है, डेस्टिनेशन सेट होना बहुत जरूरी। ओके, अगर डेस्टिनेशन सेट नहीं रहा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोगों को मालूम है, कुछ लोग सिर्फ 6 पॉलिसी करते हैं, 50,000 प्रीमियम करते हैं, एजेंसी अगले साल नेक्स्ट ईयर में चले जाती है, राइट। कुछ लोग हर साल 100 ही पॉलिसी करते हैं। कुछ लोग चेयरमैन क्लब मेंबर बनने के बाद सिर्फ 40 लाइव्स करके मेंटेन करके आगे बढ़ते हैं। कुंडली जी बराबर है ना, कुछ लोग 40 पॉलिसी करते आगे बढ़ते। कुछ लोग कई सालों से 5 साल 10 साल 15 साल 20 सालों से सिर्फ एमडीआरटी करते। और कुछ लोग हर साल सीओटी टीओटी गैलेक्सी करते हैं, बराबर है ना, हर साल एमडीआरटी सीओटी जो भी है। ओके, अब ये ऐसा क्यों होता है? जो 6 पॉलिसी करने वाला है उसकी 7वीं पॉलिसी कभी नहीं होती। जो 100 पॉलिसी करने वाला है वो 100 100 200 पॉलिसी में हर साल रुक जाता है। जो चेयरमैन क्लब मेंबर है, जिसके दिमाग में है कि मुझे मेरी चेयरमैन क्लब मेंबरशिप कंटिन्यू करना है, तो उसके 40 42 ही लाइव होते हैं। और जो एमडीआरटी है सोचता है वो एमडीआरटी बराबर होते ही उसका धंधा रुक जाता है, अगले साल शुरू होता है, बराबर है। ये ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि हम हमारे गूगल सर्च को जो मांगते हैं, हमारे माइंड को जो मांगते हैं, वही हमारा माइंड हमें देता है। हमने उसको 6 पॉलिसी का मांगा था, 6 ही पॉलिसी मिला। हमने उसे 100 पॉलिसी सेंचुरियन बोला था, 100 पॉलिसी हुए, रुक गए। हमने चेयरमैन क्लब मेंबरशिप चालू रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए 40 लाइव्स बोला था, बस वही चालू रहेगा। ओके, हम एमडीआरटी के बारे में सोचेंगे तो एमडीआरटी आप जो मांगोगे वही आपको देगा। गूगल सर्च इंजन का रूल है, जो आप उसको इनपुट दोगे उसी हिसाब से वो आगे जाएगा, बराबर। फिर दिक्कत कहां पर है? हम मांगते ही कम है, बराबर ना। जो मांगोगे अगर वो मिलने वाला है तो फिर हम ज्यादा क्यों नहीं मांगते? एमडीआरटी वाला सीओटी क्यों नहीं मांगता? सीओटी वाला टीओटी क्यों नहीं मांगता? कारपोरेट क्लब ने क्यों नहीं मांगता? गैलेक्सी क्लब क्यों नहीं मांगता? ये 6 पॉलिसी वाला 100 पॉलिसी क्यों नहीं मांगता? हम मांगते ही उतना है, इसलिए हमें उतना ही मिलता है। ओके, इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं। मेरी ही टीम में एक लेडी एजेंट है, बहुत अच्छा किस्सा है। कंटिन्यू हिंदी चलेगा या हिंदी मराठी मिक्स करूं? चलेगा सर, चलेगा। हिंदी कंटिन्यू चलेगा? चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत दिनों के बाद हिंदी बोल रहा हूं वैसे भी मैं। ओके, एक छोटा सा केस है जो मेरे टीम में हुआ था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ माइंड पावर के बारे में। मेरे टीम में एक एजेंट है, लेडी एजेंट है, अभी तकरीबन उनको 9 साल पूरे हुए एजेंसी को। 2 मार्च 2017 का किस्सा है, मैं जानबूझकर आपको शेयर करना चाहता हूं क्योंकि इसमें आपको अपने माइंड का पावर क्या है इसके बारे में एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैं सुबह 2 मार्च 2017 जैसे ही सुबह मैं 7 साढ़े 7 बजे उनके यहाँ पहुंचा, मुझे एक बात बोली है, मार्च महीना शुरू हुआ है, 2 तारीख को डेवलपमेंट ऑफिसर अगर किसी एजेंट के घर जाता है तो वो किस चीज के बारे में बात करेगा? बिजनेस के बारे में बात करेगा, राइट, बराबर। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा,
पति पत्नी मिलके दोनों मिलके काम करते हैं, एजेंसी लेडीज के नाम पे है। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो मेरी लेडीज एजेंट मुझे बोलती है कि सर, इससे पहले कि आप अपनी बात शुरू करें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने बोला बोलिए, ठीक है, पहले आपकी बात सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब से हमने एजेंसी ली है, 6 साल का समय पूरा हो गया है, जब से हमने एजेंसी ली है तब से लेके आज तक, जब से एजेंसी ली है तब से लेके आज तक किसी भी साल मार्च महीने में हमारा धंधा नहीं हुआ, मार्च महीने में हमारा बिजनेस नहीं होता है। इसलिए सर प्लीज हम आज मार्च के बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। कुंडली जी आप बताइए, मार्च महीने की शुरुआत है और पहला विजिट है 2 मार्च, और एजेंट अगर ऐसा बोलता है कि बिजनेस के बारे में बात नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? कुंडली जी क्या करेंगे? वेरी डिफिकल्ट सर, वेरी डिफिकल्ट, राइट ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब में पानी दे पहले। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई कि अभी इनके साथ बात क्या करना है। शायद वो एजेंट अभी ये सेमिनार में शायद ज्वाइन भी हुए होंगे, मैंने देखा नहीं अभी तक। शिवाजी कदम जी प्लीज स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, शिवाजी कदम साहब। ओके, थैंक यू। ओके, जैसा ही मैंने ये सुना मुझे भी बहुत सोचना पड़ा कि अभी इनके साथ क्या बात करना है। फिर भी मैंने बोला ठीक है, हम आज बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने उनको एक सवाल पूछा, एक सीधा साधा सवाल पूछा कि मुझे आप बताइए, सीधा साधा सवाल है एकदम, मुझे आप एक सीधी सी बात बताइए कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? ये सवाल का जवाब दीजिए। एजेंट से पूछा, पति पत्नी दोनों बैठे हैं और दोनों को पूछा कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मेरी तरफ देखने लगे। सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। कुछ क्षण रुकने के बाद मैं सिर्फ हंस पड़ा और उनको बोला कि इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है इसका जवाब मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन एक बात मुझे जरूर मालूम है कि दुनिया का कोई भी फास्टेस्ट कंप्यूटर अगर किसी ने बनाया होगा तो वो किसी न किसी इंसान ने बनाया, राइट? इंसान ने बनाया। इसका मतलब यह है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर ये है, बराबर? दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर ये है। और कोई भी गैजेट हो, कंप्यूटर हो, कैलकुलेटर हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, इसका एक सीधा साधा सा रूल है, बहुत सीधा साधा सा रूल है, सिंपल रूल है। क्या रूल है? अगर इनपुट सही होगा तो आउटपुट सही आएगा, और इनपुट गलत होगा तो आउटपुट गलत ही आएगा। सीधा साधा रूल है, बराबर? और मैंने उनको बोला कि अभी आपने जो सेंटेंस बोला कि मार्च महीने में हमारा बिजनेस नहीं होता है, दिस इज द इनपुट, दिस इज द कमांड, ये कमांड है, आपने अपने दिमाग को दिया है, और इसी वजह से ये कमांड देने की वजह से मार्च महीने में आपका धंधा नहीं हो रहा है, और भविष्य में इसके आगे आने वाले मार्च में भी आपका कभी भी धंधा होने वाला नहीं है, बिजनेस होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने आपके माइंड को बोल के रखा है कि मार्च महीने में काम नहीं होता है, तो मार्च महीने में काम नहीं होगा, क्योंकि आपने बता के रखा है। आप अगर कैलकुलेटर हाथ में ले और 3+3 = ऐसा बटन दबाते जाओगे तो 9 तो जवाब नहीं आएगा, उसके लिए 3 × 3 करना पड़ेगा, या फिर 3+3+3 करना पड़ेगा, बराबर? तो इनपुट सही रहेगा तो ही आउटपुट सही रहेगा। अभी आपने जो बोला सेंटेंस, वो इनपुट था आपके दिमाग के लिए कि मार्च महीने में हमारा काम नहीं होता, तो मार्च महीने में आपका धंधा नहीं होगा। उपाय क्या है? तो उपाय के लिए मैंने उनको एक बोला था कि चलो, आप भगवान पे विश्वास रखते हो, दोनों ही हर दिन सुबह उठकर नहाने धोने के बाद पूजा करते हो, तो आज के बाद सिर्फ एक सीधा साधा सा प्रयोग करो, सीधा साधा सा प्रयोग करना है। क्या करना है? पूजा होने के बाद सिर्फ पति पत्नी एक दूसरे को सिर्फ ये बोलना है कि आज के बाद मार्च महीने में हमारा अच्छा बिजनेस होने वाला है।
आज के बाद मार्च महीने में हमारा अच्छा बिजनेस होने वाला है। सिर्फ पति पत्नी एक दूसरे को बोलते रहो, हम अप्रैल में मिलेंगे, क्या होता है उसके बाद में सोचेंगे। 8 अप्रैल का दिन था, 8 अप्रैल 2017, और 8 अप्रैल 2017 को दोनों मेरे ऑफिस में आए, पर्सनल ऑफिस में मेरे सामने बैठे, और मैंने उनको पूछा क्या हुआ मार्च में, तो बोले 54 हुए, 54 हुए। मैंने बोला 54 मतलब क्या? फरवरी तक 48 पॉलिसी हुई थी और 54 हुए मतलब क्या हुआ? 6 पॉलिसी मार्च में हुई। मैं जानबूझ के पूछ रहा था क्योंकि मार्च में कितना काम हुआ है, MIS लाइव की वजह से कितना किसका बिजनेस आया, फिगर मेरे पास था। तो बोले नहीं, 54 मतलब 6 नहीं हुआ सर, मार्च महीने में 54 पॉलिसीज हुई। ओके, मार्च महीने में 54। मैंने उनको पूछा कि मार्च महीने में तो आपका धंधा होता नहीं है, फिर 54 कैसे हुआ? उन्होंने जवाब दिया, सर आपने जो टेक्निक बताया था वो काम कर गया। मैंने बोला क्या टेक्निक था? तो बोले नहीं सर, हम कमांड ही गलत दे रहे थे हमारे दिमाग को, इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा था। अभी इसी मार्च महीने में 54 पॉलिसीज और 5 लाख प्रीमियम हुआ। मुझे आप बताइए, काम तो उन्होंने ही किया है, मैंने तो एक भी ज्वाइंट कॉल नहीं किया। इसके पहले 7 मार्च में 7 बार मार्च महीना निकल गया, 7 साल के मार्च निकल गए, काम नहीं हो पाया। अभी इस मार्च में ही काम क्यों हुआ? और 2017 से लेके आज तक हर साल मार्च महीने में 50% से ज्यादा काम उनका होता है, हर साल। तब से लेके आज तक हर मार्च में उनका सबसे बढ़िया काम होता है। अब मार्च 2017 के पहले का जो कमांड था वो अलग था, और मार्च 2017 के बाद का जो कमांड है वो अलग है। तो जो हमारे दिमाग में, मैं वही बताना चाहता हूं कि हम हमारे दिमाग को जो कमांड देते हैं, जो हमारे माइंड को कमांड देते हैं, वही काम करता है। तो इसलिए हम अपने दिमाग को क्या कमांड देते हैं, हम अपने माइंड को क्या कमांड देते हैं, इसके ऊपर हमारा सक्सेस और फेल्यूर डिपेंड होता है। राइट? ओके, एक छोटा सा स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मराठी में भी थोड़ा थोड़ा बोलो करके, चलो मैं स्टोरी मराठी में बोल देता हूं। एक साधू थे, एक साधू होते, साधू, त्या साधूकडे 50 घोडे होते। 50 घोडे राखणारा एक माणूस होता। दररोज सकाळी तो घोड्यांना सोडायचा, बाहेर सोडून द्यायचं, संध्याकाळी सगळ्यांना घेऊन यायचं, आणि प्रत्येक घोड्याला संध्याकाळी आल्यानंतर तो बांधून ठेवायचा। एक दिवस असंच संध्याकाळी सगळे घोडे आलेत, आणि सगळे घोडे आल्यानंतर ते एक एक घोड्याला तो बांधायला लागलं गळ्याला। ओके, अतुल खरोडेजी ठीक आहे, मस्त मराठी चालू आहे। 50 घोडे आलेत, आणि नंतर एक एक घोड्याच्या दोऱ्या तो बांधत आला। 49 बांधून झाल्यानंतर लक्षात आलं की 50व्या घोड्याला बांधण्यासाठी दोरी शिल्लक नाही, म्हणजे 49च आहे, एक दोरी मिसिंग आहे। तो साधू महाराजाकडे गेला आणि साधू महाराजाला म्हणतोय की साधू महाराज, एक घोड्याला बांधायला दोरी नाहीये, दोरीची व्यवस्था करायला पाहिजे, नसेल तर हा घोडा जर रात्री इथून निघून गेला तर माझी जबाबदारी नाही। साधू महाराज म्हटले आता दोरीची काय व्यवस्था करू, राहू दे तसंच। तर हा मुलगा म्हणतोय घोडा जर रात्री निघून गेला तर तुम्ही मला काही विचारू नका। साधू महाराज म्हणतात ठीक आहे, दोरी तर नाही आहे, पण एक उपाय सांगतो, तो उपाय कर। तू त्या घोड्याजवळ जा, तो घोड्याजवळ जा, आणि त्या घोड्याच्या गळ्यात असं दोरी बांधल्याचं फक्त ऍक्शन कर, दोरी नको नेऊ, फक्त असं दोरी बांधल्याचं ऍक्शन कर, आणि ते खाली खुंटीला जिथं बांधतो आपण तसं बांधल्यासारखी ऍक्शन कर आणि निघून जा। हा म्हणतोय पण दोरी बांधलेली नाही आणि तो गेला तर, तुला सांगतो तेवढं कर, तुला पाहिजे, तुला मी सांगतोय तेवढं कर। ओके ठीक आहे, हा जातोय, घोड्याजवळ जातोय, गळ्यातून असा हात फिरवतोय, दोरी बांधल्यासारखं करतोय, बांधल्याची ऍक्शन करतोय आणि निघून येतोय। दुसऱ्या दिवशी सकाळी बघतोय तर 50चे 50 घोडे जागेवर आहेत। मग आता एकेका घोड्याला सोडत हा जातोय, 49 घोड्यांना सोडतोय, 50व्या घोड्याला दोरी बांधलेली नाही, त्यामुळे त्याची दोरी सोडायचा विषय नाही, आणि हा पुढे जायला लागतो। नंतर त्याच्या लक्षात येते की 49 घोडे बाहेर गेलेत, 50वा घोडा ज्याला दोरी बांधलेली नाही तो जागेवरच आहे। तो पळत साधू महाराजाकडे येतोय आणि साधू महाराजाला म्हणतो, महाराज 49 घोडे बाहेर गेलेत, 50वा घोडा बाहेर गेलेलाच नाही कालचा। तो म्हणतोय त्याची दोरी सोडली का?
हा म्हणतो महाराज दोरी बांधलीच नाही तर सोडायचा प्रश्न कुठं आहे? साधू महाराज म्हणतात तू आता परत जा, काल जी ऍक्शन केलीस दोरी बांधल्याची ती दोरी सोडल्याची आता ऍक्शन करू आणि परत माझ्याकडे. हा तिथं जातोय, जसं बांधलेली आहे उलटी ऍक्शन करतोय, दोरी सोडल्याची नाटक करतोय आणि परत येतोय. जसं दोरी सोडल्याचं तो ऍक्शन करतोय तसा हा घोडा निघून बाहेर जायला लागतोय. काय शिकलो आम्ही ह्या स्टोरीतनं? त्या घोड्याला दोरी बांधलेली नाही, फिजिकली दोरी बांधलेली नाहीये, परंतु मेंटली त्या घोड्याच्या डोक्यात एवढं फिट आहे की मला बांधून ठेवलंय, मला सोडल्याशिवाय बाहेर जाता येत नाही. आणि त्यामुळे तो घोडा जोपर्यंत ऍक्शन करत नाही तोपर्यंत तिथं जागेवर होता. आणि एक्झॅक्ट प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीत आपण LIC एजंट सोबत बोलतोय, म्हणून आपल्याही बाबतीत असंच झालेलं आहे की MDRT माझं काम नाहीये, ही दोरी फिजिकली नाही मेंटली. MDRT माझं काम नाहीये, हे मेंटली आपण स्वतःला बांधून ठेवलेलं आहे. आणि म्हणून आम्ही त्याच्यातच अडकून बसलोय की 100 पॉलिसी करणं माझं काम नाहीये, MDRT करणं माझं काम नाहीये, COT करणं माझं काम नाहीये, TOT करणं माझं काम नाही. हे आपण आपल्या डोक्यामध्ये पूर्ण आपण बसवून दिलेलं आहे. म्हणजे फिजिकली नाही मेंटली दोरी आपण बांधून ठेवलेली आहे की मी 6च पॉलिसी करतोय, मी 12च पॉलिसी करतोय, मी 50 करतोय, मी 100 करतोय, मी MDRTच करतोय. मित्रांनो, ही दोरी तोडायची आहे. आपण आपल्या माइंडला हे सांगायचं बंद करा. आपल्या माइंडला हे सांगा की माझ्यामध्ये सुद्धा भरपूर क्षमता आहे आणि मी करू शकतो. जर माझ्यासारखाच एखादी एजंट माझ्या ब्रँचमध्ये 100 पॉलिसी करतोय, 200 पॉलिसी करतोय, चेअरमन क्लब मेंबर आहे, MDRT करतोय, COT करतोय, तर मी का करू शकत नाही? त्याला काय परमेश्वरांनी 4 डोकं आणि 8 पाय दिलेले नाहीये, 2 डोकं आणि 4 पाय दिलेले नाही. तोही माझ्यासारखाच आहे, बरोबर? तर ही जी दोरी आहे, मेंटल ब्लॉक जो आहे, हा मेंटल ब्लॉक काढणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणून मी नेहमी म्हणत असतो की जे काही आहे, जो कुछ भी है, ये हमारे दिमाग के ऊपर निर्भर करता है. हम जो सोचते हैं कि लॉकडाउन के बाद धंधा नहीं होगा, लॉकडाउन के बाद धंधा होगा, दोनों सही है. आप अपने दिमाग को जो बोलोगे वही होने वाला है. डिफिकल्टी है या जो भी है, लॉकडाउन के बाद, एक्चुअली लॉकडाउन के बाद हमें बहुत अच्छा चांस है बिजनेस बढ़ाने का, बहुत अच्छा चांस है बिजनेस बढ़ाने का. क्यों? मैं ऐसा क्यों कहता हूं बिजनेस? जरा सोचिए, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लोग परेशान है, बराबर ना? कोरोना क्या है? बीमारी है जिससे मृत्यु का डर है, डेथ का डर है, बराबर? डेथ के बारे में लोग डर रहे हैं, अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये होगा, ये सब डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है. और इस डर के ऊपर तो उपाय हमारा ही है ना, राइट? लाइफ इंश्योरेंस का हम काम कर रहे हैं ना, बराबर? लाइफ इंश्योरेंस का काम करते समय हम क्या बोलते हैं? भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो, बराबर ना? ये डर तो ऑलरेडी कोरोना ने पैदा किया है, बस उसको एनकैश करना है हम लोगों को, बराबर? डराना नहीं है. और ये सही बात है, अगर कोरोना की वजह से किसी परिवार का मेन सदस्य का अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा, ये डर पहले से उनके दिमाग में, उनको हमको एनकैश करना है, दूसरा क्या है? डर के आगे जीत है, बराबर ना? डर के आगे जीत है. तो इसलिए हमारे लिए अभी अच्छा चांस है. जरा सोचिए, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसी कौन सी चीज है लाइफ इंश्योरेंस के लिए दूसरा ऑप्शन है? सब्स्टिट्यूट है? नहीं है, कहीं भी नहीं है. दूसरी चीज, रिटर्न के बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे शुरू में, बराबर ना? रिटर्न के बारे में लोग बात कर रहे थे कि रिटर्न कम है. क्या रिटर्न कम है? दिन ब दिन जरा सोचिए, पिछले 5, 10, 15, 20 साल का इतिहास उठा के देखिए, बैंक के रिटर्न, रेपो रेट डे बाय डे कम होते जा रहे. दिन ब दिन इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे, जहां की हमारा बोनस रेट पिछले कई सालों से स्टेबल है, बराबर? टैक्स फ्री है, गारंटी है. कोरोना की वजह से धंधा नहीं होने वाला बोलने वालों के लिए मैं आपको बोल दूं, आज ही मैंने लोकमत पेपर में, लोकमत एडिशन, कोल्हापुर एडिशन में मैंने आज ही न्यूज पढ़ा है, मैंने मेरे ग्रुप पे भी भेजा है लोगों को. दशहरे के दिन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का आज तक का पूरा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कोल्हापुर में. इतनी गाड़ियों का सेल हुआ है. आप मार्केट में जाके देखिए, कपड़े की दुकान होगी,
ज्वेलरी की दुकान होगी, 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, ट्रैक्टर होगा, कहीं भी जाइए, हर जगह पर अभी मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट में लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, हर जगह पर देखिए आप। और कोई चोरडिया करके कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर का जो उनका एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इस साल दिवाली में आज तक का सबसे रिकॉर्ड ब्रेक सेल होने वाला है। हम बोल रहे कि मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो लोग 2 व्हीलर कहां से ले रहे, 4 व्हीलर कहां से ले रहे? जरा सोचिए, अमेजन के ऊपर 4 दिन का सेल था, 4-5 दिन का सेल था, कितना सेल हुआ? आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको समझ में आएगा, बराबर है। तो कोरोना की वजह से धंधा नहीं होगा ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। सब कुछ खुल रहा है, अभी सब कुछ खुल चुका है, बराबर ना, सब कुछ खुल चुका है। अगर सब लोग काम कर रहे हैं, सब नॉर्मल हो चुका है, तो हम क्यों नहीं करें? हम अपने बिजनेस के ऊपर क्यों ध्यान न दें, बराबर ना। हमको बहुत ज्यादा चांस है बिजनेस मिलने का, बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन किसको? जो बोलेगा कि हम कर पा रहे हैं। अतुल खरोड़े जी प्लीज स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके, हमको बहुत अपॉर्चुनिटी है। हाँ, एक बात मैं आपको बोल दूं, बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी किस चीज की है मालूम है? इंश्योरेंस सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग सिर्फ इंश्योरेंस सेल करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं कई सालों से बोलते आ रहा हूं, हर जगह बोलता हूं। देखो, मर्सिडीज बेंज हाईएस्ट सेल हुआ है 550 कार इस साल। चैट बॉक्स में डाला है राजेश काड़े जी, शायद मेरे दोस्त ही है। मर्सिडीज बेंज 550 बेची गई है दशहरे के दिन। ओके, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक है, राइट। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करोगे तो सफल नहीं होगे। इंश्योरेंस बेचना बंद करो, इंश्योरेंस बेचना बंद करो, लोगों को एजुकेट करना शुरू करो और सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। कंसेप्ट के ऊपर काम करोगे तो आपको अच्छा काम मिलेगा। अगर आप बोलोगे कि एक जीवन लाभ आया है, बढ़िया है, नहीं, वो पहले से ही मेरे पास 5 पॉलिसी है, उसमें से 3 बंद है बोलता है। जीवन लाभ बढ़िया आया है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं। आपके प्रोडक्ट में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको चाहिए सॉल्यूशन, उनके लाइफ का जो सॉल्यूशन है। मैं तो हर बार बोलता हूं कि हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस, इस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं। और इस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस। जब तक कोई भी चीज अगर आप अपने मार्केट में जाके अपने क्लाइंट से बात करते, जब तक वो क्लाइंट के लाइफ से रिलेट नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ कनेक्ट नहीं होता ना, तब तक आपका सेल नहीं होगा। तो उसके लाइफ से कनेक्ट कैसा होगा? तो इसके लिए हमने कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना है। लोग पूछते भी नहीं आपने कौन सा प्रोडक्ट दिया और क्या किया है, बस सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे बढ़िया चीज क्या है। तो उनके जिंदगी में जो भी आर्थिक समस्याएं आने वाली है, उन आर्थिक समस्याओं का समाधान, आर्थिक समस्याओं का सॉल्यूशन हमने उनको प्रोवाइड करना है। तो फिर आपको मार्केट बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया काम होने वाला है। ओके, मैं कुछ कंसेप्ट के बारे में भी आज बात करना चाहता हूं, कुछ कंसेप्ट। चलो, हर कंसेप्ट के बारे में डिटेल में बात हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट है जो मैं टच करके जाऊंगा, जो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा और आपको काम भी आएगा मार्केट में। चलो, मैं क्लाइंट से बात करते समय ये बात करता हूं कि सर, क्या आप कोई मुझे किसी एक को अनम्यूट करके मैं उनसे इंटरैक्शन कर सकता हूं? रावत साहब, हाँ सर, क्या मैं किसी एक को अनम्यूट करके मैं उनसे इंटरैक्शन कर सकता हूँ लाइव? जरूर जरूर, डेफिनेटली सर। आप ही दे दीजिए किसी को, मेरे जोड़ दीजिए मुझे। कौन इंटरेक्ट करना चाहेंगे, जरा अपना हैंड रेज करें तो मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। सर, आपको एजेंट चाहिए ना सर? हाँ, एजेंट अच्छा रहेगा, बेहतर हाँ, रहेगा। क्योंकि रमेश सूरवादी जी ने रेज हैंड किया है, नहीं, सूरज अग्रवाल जी ने किया है। हाँ, मैं सूरज अग्रवाल जी को बोलता हूँ। ठीक है, चलो सूरज अग्रवाल जी से बात करेंगे।
लाइव हो जाएगा, मैं अकेले बात करने से बेहतर रहेगा। हाँ, हो गया सर वो। सूरज जी, क्या आप अपना वीडियो ऑन कर पाएंगे प्लीज? सूरज जी, वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा सर, वीडियो ऑन नहीं होगा ना मेरा। वीडियो अच्छा रहेगा तो आमने सामने बात हो पाएगी। किसी और को लीजिएगा। और कोई? अतुल खरोड़े जी से लीजिए सर। ठीक अतुल है। खरोड़े। अतुल जी, हाँ बोलिए सर। चलो मैं आपसे इंटरेक्शन करता हूं। लाइव डेमो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा अकेले बात करने से, इसलिए मुझे एक किसी और से बात करना, अकेले बात करने से बेहतर रहेगा कि अतुल जी से मैं बात करूं। ओके अतुल जी? हाँ, हाँ सर। बाकी सब लोगों को म्यूट कर दीजिए सर प्लीज। किसी Yes, और sir. की और आवाज आ रही है। ओके ठीक है। अतुल जी, हाँ सर। मुझे एक बात बताइए। इस दुनिया में हर इंसान, इस दुनिया में हर इंसान, वो किसान होगा, वो दुकानदार होगा, वो सर्विस करने वाला होगा, वो एक प्रोफेशन वाला होगा, दिन निकलने के बाद अपना जो भी उनका रूटीन है वो रूटीन के लिए बाहर निकलता है और काम के लिए जाता है। यस और नो? यस सर। मजदूरी करने वाला होगा वो भी जाता है, डॉक्टर होगा वो भी हॉस्पिटल में आता है, टीचर होगा वो स्कूल में जाता है, हम भी लोगों को मिलने जाते हैं, हम LIC ऑफिस में जाते हैं, हर कोई अपने अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है। अरे यस और नो? हाँ सर। यस बराबर है? सर। सही है? हाँ सर। आपका वीडियो, आप कहीं गायब हो गए? नहीं चालू है सर वीडियो। मुझे आप क्यों नहीं दिख रहे हैं यार? ओके ठीक है, मैं आपको दिख रहा हूँ। हाँ, हाँ सर। ओके ठीक है। तो हर इंसान अपने अपने काम पे हर दिन निकल जाता है, बराबर है? और बराबर। इस दुनिया में हर कोई पैसे के लिए काम करता है। यस और नो? यस सर। पैसे के लिए काम करता है, बराबर। आपने कई बराबर। बार ऐसा भी देखा होगा कि किसी कंपनी का बड़ा सा गेट बंद करके उस गेट पर कोई 65 साल का, 70 साल का कोई बूढ़ा इंसान हाथ में लकड़ी लेके और मुंह में सीटी लेके रात भर ठंडी में वहां पर जागते रहता है, चौकीदारी करते रहता है। देखा है आपने? देखा सर। वो उस उम्र में भी क्यों काम करता है? क्योंकि पैसों के लिए। पैसे के लिए काम करता है, बराबर है? मतलब बराबर। जिंदगी भर पैसे के लिए काम करता है इंसान, राइट? राइट सर। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, आपको जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना पसंद रहेगा या पैसे ने आपके लिए काम करना आपको पसंद रहेगा? पैसे ने पैसे ने अपने लिए आपके लिए काम अगर कर काम किया तो वो अच्छा रहेगा, या फिर आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना आप पसंद करोगे? पैसे जो है अपने आप आने को ना, पैसे ने अपने लिए काम करने को ना। पैसे ने अपने लिए काम करना चाहिए, बराबर ना? बराबर। अतुल जी, और किसी का आवाज आ रहा है या आप ही की बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? बैकग्राउंड होगा, बच्चे हैं, मैं साइड में जाता हूँ सर। जरा सा प्लीज, बाकी लोगों को परेशानी ना हो इसलिए। हाँ बराबर। तो आपको जिंदगी भर पैसों के लिए काम करना पसंद करोगे या पैसे ने आपके लिए काम करना पसंद करोगे? आप क्या पसंद करोगे? पैसे ने अपने लिए काम पैसे करने ने को आपके लिए ना। काम करना चाहिए, आप पैसे के लिए काम करोगे जिंदगी भर? पैसे ने अपने लिए काम करने को ना सर। पैसे ने अपने लिए काम करना, पहले बहुत अपन ने कमा के बैठे। हाँ, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम किसी के काम आते हैं तो वो इंसान हमारे काम आता है। यस और नो? बराबर। बराबर ना? अगर हम पैसे बराबर। के लिए काम करते हैं, जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना कोई अच्छी बात नहीं। अगर पैसों ने हमारे लिए काम करना है, अगर ऐसा आपको लगता है, तो मुझे 20 मिनट लगेंगे, मैं आपको प्लान बताऊंगा, आपके लिए पैसा जिंदगी भर काम करता रहेगा। चलेगा सर? हाँ सर। पहले आप पैसे के लिए, आप पहले काम करेंगे, बाद में पैसा हमारे लिए काम करेगा। यस और नो? हाँ सर। आपको पसंद आएगा? सॉरी सर, डिस्टर्ब होगा तो थोड़ा। ओके, आपको पसंद आएगा पैसे ने आपके लिए काम करना? हाँ सर। तो इस बारे में बात करने के लिए मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। मैं आपको कल मिलूँ या परसों? सर कल मिलूँ या परसों? कल।
सुबह अच्छा रहेगा या शाम को मिलना अच्छा रहेगा? आपके हिसाब से सुबह भी चलेगा सर? सुबह चलेगा। सुबह 9 बजे अच्छा रहेगा या 10 बजे अच्छा रहेगा? 9 बजे। 9 बजे तो ठीक है। कल सुबह 9 बजे मैं आपसे मिलने आ रहा हूं और हम कल हम इस विषय पे बात करेंगे कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसे ने हमारे लिए काम करना चाहिए। इस विषय पे हम कल सुबह 9 बजे 10 बजे हम बात करेंगे। ओके ओके। अभी ये कंसेप्ट क्या है, पैसा हमारे लिए कैसा काम करेगा? सीधी सी बात, एकदम सिंपल बात है। जीवन उमंग प्लान है, 15 साल पैसा भरो, उसके बाद हाँ सर। पैसा लेते जाओ। सो सिंपल है। जीवन उमंग के बारे में मैं 2-2 ढाई घंटा बात करता हूँ, आज मुनासिब नहीं होगा और आज उतना समय भी अपने पास नहीं, बराबर है। हाँ तो सर। हाँ। जिंदगी भर पैसे ने हमारे लिए काम करना है, तो फिर वो कंसेप्ट के ऊपर हम बात कर सकते हैं, जीवन उमंग प्लान समझा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आप लोगों को? हाँ। ओके चलो, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ओके अगली कंसेप्ट, हर इंसान चाहता है कि उसकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो। यस और नो? हर इंसान ये चाहता है कि उसकी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि लड़की की शादी तक मैं रहूं? ओके, या लड़की की शादी धूमधाम से करा सकूं, इसकी क्या गारंटी है? अगर मैं कल ना रहा तो मेरी लड़की की शादी धूमधाम से हो पाएगी? हो पाएगी? यस और नो चैट बॉक्स में डालिए। अगर मैं कल ना रहा तो मेरी लड़की की शादी धूमधाम से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अतुल खरोड़े जी बोल रहे नहीं हो पाएगी। अगर इस चीज की कोई गारंटी दे कि अगर कल आप ना भी रहे तो भी आपकी लड़की की गारंटेड बड़ी धूमधाम से शादी होगी, अगर ऐसा कोई गारंटी दे तो आप क्या पसंद करोगे? गारंटी लेना पसंद करोगे? यस और नो? अपनी लड़की की शादी की अगर कोई गारंटी दे तो आप गारंटी लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे? अगर आप रहे तो अपनी बेटी की शादी तो धूमधाम से करोगे ही। अगर आप नहीं भी रहे तो भी आपकी लड़की की शादी धूमधाम से ही होगी, गारंटेड होगी। अगर आप है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर नहीं है तो बिना इन्वेस्टमेंट किए आपकी लड़की की पढ़ाई और उसकी शादी गारंटेड होगी। इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, चलेगा? क्या बोलेगी पार्टी? अगर आप रहो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आप ना रहो तो आपकी बेटिया की पढ़ाई और उसकी शादी की गारंटी हम लेंगे, गारंटेड लेंगे। आपने जो अमाउंट फिक्स किया है कि आपकी बेटी अभी फिलहाल अभी 1 साल की हुई है, 25 साल के बाद उसको 50 लाख उसकी शादी में खर्चा करना है, तो 50 लाख गारंटेड। अगर आप है तो भी, अगर आप नहीं है तो भी 50 लाख मिलेगा। यस सुरजीत सिंह रावत जी, जीवन लक्ष्य बराबर है। लेकिन हम जाके क्या बात करते हैं? जीवन लक्ष्य बढ़िया प्लान आया है, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, नहीं, कंसेप्ट के ऊपर काम करना है, राइट? हर इंसान चाहता है कि उसकी बेटी की अच्छी पढ़ाई हो, लेकिन क्या गारंटी है कि उसकी अच्छी पढ़ाई होगी? हम रहे तो होगी, नहीं रहे तो? अगर उसके बारे में भी हम अगर गारंटी मिले हमें, तो उसके बारे में भी अगर हमको गारंटी मिले तो क्या होगा? पसंद करेंगे ना लोग गारंटी लेना, यस और नो? बराबर। तो वो गारंटी देने के लिए मैं आ रहा हूं, गारंटी। ओके, ये हुई कंसेप्ट। ये भी जीवन लक्ष्य ही प्लान है, प्लान जीवन लक्ष्य ही है। अगर आप रहे या ना रहे, लड़के की पढ़ाई और शादी होनी ही चाहिए। और ये चीज सिर्फ LIC ऑफ इंडिया में ही हो सकता है, SIP में नहीं होगा, यूनिट लिंक में नहीं होगा, किसी FD में नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा। आप मुझे बोलिए दुनिया की ऐसी कौन सी स्कीम है जहां पर अगर आप नहीं रहे तो आपकी बिटिया को पढ़ाने के लिए हर साल पढ़ाई के लिए भी पैसा मिलेगा, शादी के लिए भी पैसा मिलेगा, अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भी पैसा मिलेगा और उसके सेटलमेंट के लिए भी पैसा मिलेगा? कौन सी चीज है? कहां पर होगा? SIP में होगा, यूनिट लिंक में होगा, शेयर मार्केट में होगा, कहां पर होगा? नहीं हो पाएगा। गारंटेड जो अगर चाहिए आपको तो वो सिर्फ LIC ऑफ इंडिया में होगा।
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। ओके, एक बहुत बढ़िया और एक कंसेप्ट आपसे बोल दूं, बहुत बढ़िया। मुझे कोई मिलेगा और एक इंटरेक्शन करने के लिए? इंटरेक्शन के लिए कोई मिलेगा? रेज योर हैंड्स। अनुष्का भूसारी जी ने रेज हैंड किया है, क्या हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं? अनुष्का भूसारी जी, रावत जी, अनुष्का, किसी एक को अनम्यूट कर पाओगे प्लीज? रावत जी, मैं उनको कर रहा हूँ लेकिन वो खुद नहीं कर रहे। अनुष्का मैडम, हाँ, हो गए। हाँ, अनुष्का मैडम वीडियो भी ऑन करो तो बेहतर रहेगा। सर एक्चुअली, हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर एक्चुअली मेरे बेटी का नाम है उसमें। अच्छा, हाँ, एजेंसी मेरे नाम से। ओके, ठीक है। आपका नाम? सुरेंद्र भूसारी। सुरेंद्र जी, ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, चलेगा? आप वीडियो ऑन किया है आपने? हाँ जी। वीडियो ऑन करने वाले मुझे दिख क्यों नहीं रहे, पता नहीं। ओके, ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हैं ना? हाँ जी, राइट ना, मुझे देख पा रहे हाँ, हैं? देख रहा हूँ सर। ओके भूसारी जी, अब मैं आपको देख पा रहा हूँ। ओके, देखिए, मैं अब इनसे किस प्रकार से बात करता हूँ, और ये कंसेप्ट अब दुनिया का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर आप इस कंसेप्ट पे काम करोगे तो आपको बहुत सारा सक्सेस मिलने वाला है, और इस कंसेप्ट पे मैं और मेरी टीम बहुत बढ़िया तरीके से काम भी कर रहे हैं। भूसारी जी, आपके पास मोबाइल है? हाँ जी। हाँ जी, मोबाइल है। दुनिया के 90% मोबाइल जब आदमी खरीदता है, परचेस करता है, तब सबसे पहले क्या करता है, उसको बैक कवर लगाता है, राइट? बराबर ना? उसको बैक कवर लगाता है पहले, और दूसरा काम क्या करता है, तो उसको स्क्रीन गार्ड लगाता है, राइट? सही बोल रहा हूं मैं? 90% पीपल, 99, चलो 99% लोग जब मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहले मोबाइल को कवर या फिर स्क्रीन गार्ड, मोबाइल कवर और स्क्रीन गार्ड दोनों पहले बिठाते हैं। यस और नो? यस। भूसारी जी, क्यों करते हैं लोग ये? सिक्योरिटी, मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन, गिर गया तो फूटना नहीं चाहिए, स्क्रीन नहीं फूटना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों के लिए, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, राइट? बराबर। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादातर फेस लॉक, उसको पैटर्न लॉक या फिर न्यूमेरिकल लॉक ऐसा कुछ करके रखते हैं। यस और नो? यस। किस लिए? क्योंकि हम इसमें मोबाइल ऐप भी यूज करते हैं, बैंकिंग का भी ऐप यूज करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही एकदम, डेफिनेटली। ओके, जब हम कार इस्तेमाल करते हैं तो कार को लगाने के बाद हम सेंटर लॉक भी करते हैं, और नई जगह गए तो सेंटर लॉक करने के बाद रिमोट दबाने के बाद उसको हैंडल खींच के भी देखते हैं लॉक हुआ या नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बात। सही है। अगर हम नई जगह टू व्हीलर लगाते हैं तो हैंडल लॉक होने के बावजूद भी चाबी निकालने के बाद हैंडल लॉक होता है, हैंडल हिला के देखता है। बराबर। किस लिए? प्रोटेक्शन। चोरी नहीं जाएगा। प्रोटेक्शन भूसारी जी, बराबर है ना? प्रोटेक्शन के लिए, राइट? बराबर है। अगर हम नया मकान बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक का फिटिंग उसमें कर रहे हैं तो एमसीबी का पैनल बिठाते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो एमसीबी ट्रिप होता है, और सभी जगह शॉर्ट सर्किट नहीं होता है उतना ही, मतलब ये भी प्रोटेक्शन है। ये सर नो? यस। बराबर है, बराबर। अगर हम लैपटॉप लेते हैं, पीसी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम एंटीवायरस लगाते हैं। ये सर नो? यस। जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद पहले 5 साल तक हर महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल में उसको बार बार वैक्सीनेशन किया जाता है। ये सर नो? यस। ये भी प्रोटेक्शन के लिए होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बात है। ये भी प्रोटेक्शन के लिए होता है। अभी जब से कोरोना आया है, लोग मास्क और सैनिटाइजर ये चालू हो गया है, बराबर है? मास्क पहनते और सैनिटाइजर यूज करते हैं, बराबर। ये भी प्रोटेक्शन के लिए सही है। सही बराबर। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा बेडरूम का कपबोर्ड, उसका ड्रावर, फिर बेडरूम, फिर बाहर का दरवाजा, बाद में शटर, उसका लैच और गेट, ये सब लॉक करने के बाद बाहर निकलते हैं। दरवाजा खुला छोड़ के हम बाहर नहीं जाते। ये सर नो? सही है। किस लिए करते हैं सर ये सब हम? प्रोटेक्शन के लिए ही करते हैं, राइट? बहुत सारी जगह पर, दुकान पे, ऑफिस में या घर पर सीसीटीवी का भी इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए सर? प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए ही करते हैं। अगर हम बड़ा एलईडी लिया, एलसीडी लिया, टीवी लिया है,
फ्रीज लिया है, वॉशिंग मशीन लिया है, तो उसको स्टेबिलाईजर जोड़ते हैं। बराबर, किस लिए सर? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के। अगर छोटा बच्चा हमारे घर पर है और अगर उसको हम बेड पर सुलाते हैं तो उसके दोनों साइड में हम पिलो रख देते हैं ताकि वो गिर न जाए। ये भी क्या है सर? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन है। मतलब हम जिंदगी में हर चीज का प्रोटेक्शन चाहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यस और नो? यस यस। अब भूसारी जी, मुझे एक सीधी सी बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ। हमारी जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप, हमारा टीवी, हमारा टू व्हीलर, हमारा फोर व्हीलर, हमारा मकान में रखे हुए गहने, ये सब चीजें वैल्यूएबल है और हम इनका प्रोटेक्शन के लिए ये सब करते हैं। यस और नो? यस यस। अब ये सब चीजें आती कहां से है? टीवी के लिए पैसा लगता है, गाड़ी के लिए पैसा लगता है, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए पैसा लगता है, मोबाइल के लिए पैसा लगता है, हर चीज के लिए पैसा लगता है। और ये पैसा आता कहां से? हमारे इनकम से। इनकम से। बराबर है। सर्विस करने वाला उसको सैलरी मिलता है, बिजनेसमैन वाले को प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन वाले को उसको पैसा मिलता है। बराबर ना? बराबर। भूसारी जी, हमारी जिंदगी में इन सब चीजों की अहमियत है। मोबाइल भी वैल्यूएबल है, कार भी वैल्यूएबल है, टीवी भी वैल्यूएबल है, बच्चा भी वैल्यूएबल है, टू व्हीलर भी वैल्यूएबल है, सब कुछ वैल्यूएबल है, लैपटॉप भी वैल्यूएबल है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हमारा इनकम है। यस और नो? यस यस। अगर हम इन सब चीजों के प्रोटेक्शन के बारे में सोचते तो फिर हमने हमारे इनकम को प्रोटेक्ट किया है क्या? करेक्ट। पहले किसको प्रोटेक्ट करना चाहिए? इनकम से ये सब चीजें आ रही है और हमने इनकम को प्रोटेक्ट नहीं किया, इनकम से आने वाली सभी चीजों को प्रोटेक्ट किया। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो हम अंडे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट किसको करेंगे? मुर्गी को। मुर्गी को। और परिवार में कमाने वाला जो इंसान होता है वो सोने के अंडे देने वाले मुर्गी जैसा होता है। बराबर? तो हमारा जो इनकम है ना, उसको पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए, बाकी चीजों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। अगर इन सब चीजों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इससे हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे इनकम को प्रोटेक्ट करें। क्या आपने अपने इनकम को प्रोटेक्ट किया है? अगर नहीं किया है तो प्रॉपर वे से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। चलेगा भूसारी जी? चलेगा, चलेगा, जरूर चलेगा। अगर हम इस प्रकार से बात करें किसी क्लाइंट से तो क्या होगा? जरा सोचो। अपॉइंटमेंट देगा सर, एटलीस्ट सुन तो लेगा। यस, इस कंसेप्ट पे बहुत सारा काम होता है, मैं काम करता हूँ। ओके, बहुत सारा काम करता हूँ, बहुत सारा काम होता है। ओके, कैसा लगा कंसेप्ट? जरा चैट बॉक्स में डालिए तो। लोग सो तो नहीं रहे इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। बढ़िया, लोगों को पसंद आया। संजय ढोने जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। मीटिंग में क्या बोलने का हम वो बाद में बात करेंगे। लोग पूछ रहे कि उस मीटिंग में हम क्या बात करेंगे, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि उतना समय अपने पास नहीं है। रावत जी, मुझे कब रुकना है बोल दीजिएगा। ओके, चलो आगे की कंसेप्ट के ऊपर। भूसारी जी, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। हर इंसान की जिंदगी में 3 प्रकार के स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज होती है लर्निंग, दूसरी स्टेज होती है अर्निंग और तीसरा स्टेज होता है रिटायरमेंट। लर्निंग का जो स्टेज होता है वो 0 से 25 तक होता है। अर्निंग का जो स्टेज होता है वो 25 से 60 तक होता है और रिटायरमेंट का एज जो होता है वो 60 से आगे होता है। वो कितने साल जिएगा पता नहीं, राइट? ओके, लर्निंग का जो स्टेज है ये स्पॉन्सर्ड बाय पेरेंट्स, मतलब लर्निंग के समय हमें जो भी पैसा मिलता है वो हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट? अर्निंग का जो हमारा समय है वो हम ही कमाते हैं, तो स्पॉन्सरशिप की कोई जरूरत नहीं, खुद का स्पॉन्सर हम खुद है, राइट? लेकिन रिटायरमेंट के समय कौन स्पॉन्सर रहेगा ये निर्भर करता है। आप जब अर्निंग स्टेज में है तब आपने जो डिसीजन लिया है, फाइनेंशियल डिसीजन लिया है, किस प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन आपने लिया है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका रिटायरमेंट लाइफ कैसा रहेगा।
आपका रिटायरमेंट लाइफ कैसा रहेगा इसके ऊपर निर्भर करता है कि सेकंड स्टेज में आपने कैसा फाइनेंशियल डिसीजन लिया। आप क्या चाहते हो? रिटायरमेंट लाइफ के लिए स्पॉन्सर्ड पेरेंट रहेंगे? बच्चों के ऊपर निर्भर रहना पसंद करोगे? नहीं। तो फिर आज आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा और इसके बारे में हमको बात करना है। सिंपल, एकदम छोटी छोटी बातें, बराबर। अब ये आदमी आपको, अब ये क्लाइंट आपको बोलेगा ना कि हाँ आइए बात करेंगे, करेंगे ना? यस, एकदम सीधा सा। चलो, दुनिया में 3 प्रकार के पेंशन होते हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के पेंशन होता है। पहला होता है सोशल पेंशन। सोशल पेंशन मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक एज के बाद, मतलब 60 साल के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कई देशों में उन लोगों को पेंशन दिया जाता है, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? फिस्कल डेफिसिट की वजह से। फिस्कल डेफिसिट मतलब इंडिया में गवर्नमेंट की अगर बात करें तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। तो यहां पर इंडिया में तो सोशल पेंशन मिलना नामुमकिन है। ओके। दूसरा जो पेंशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल पेंशन, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से हमें जो पेंशन मिलता है। अगर हम सर्विस करते तो रिटायर होने के बाद हमें पेंशन मिलता है। लेकिन ये भी प्रॉब्लम ऐसा है इंडिया में कि 2005 के बाद जो लोग सर्विस में लगे उनको ये भी पेंशन मिलने वाला नहीं है। कुंडली जी बराबर बोल रहा हूं मैं? बराबर। तो 2005 के बाद वालों को नहीं मिलने वाला। पहला पेंशन है सोशल पेंशन, जो इंडिया में मिलने वाला नहीं है। दूसरा पेंशन है ऑक्यूपेशनल पेंशन, जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, 2005 के बाद लगने वालों को मिलने वाला नहीं है। और तीसरा जो पेंशन है, जो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल पेंशन, और ये इंडिविजुअल पेंशन खुद को क्रिएट करना जरूरी है। अगर ये दोनों पेंशन नहीं मिल रहे तो इंडिविजुअल पेंशन की जरूरत है। तो इंडिविजुअल पेंशन के बारे में बात करने के लिए मैं आपसे कब मिलूं? कल या परसों, सुबह या शाम को 9 बजे या 10 बजे, राइट? इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते जा रही दिन ब दिन। ओके। असं म्हणतात की स्वातंत्र्यापूर्वी भारताचं जे सरासरी आयुर्मान होतं माणसाचं, ते स्वातंत्र्यानंतर हळूहळू हळूहळू वाढत चाललंय। रिझन काय आहे? मेडिकल सायन्सची प्रगती आणि हेल्थ अवेअरनेस, लोकांच्या मध्ये हेल्थ अवेअरनेस आला, बरोबर ना? तर हे हेल्थ अवेअरनेसमुळे लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढत चालली, सरासरी आयुर्मान वाढत चाललंय। आणि जर सरासरी आयुर्मान वाढत असेल तर रिटायरमेंट नंतर, रिटायरमेंट म्हणजे काय? उत्पन्न थांबलं, खर्च सुरूच आहे। आणि त्याची तरतूद जर करायची असेल, पेन्शन जर पाहिजे असेल तर गॅरंटी आणि टॅक्स फ्री असायला पाहिजे, बरोबर ना? मग सोशल पेन्शन मिळणार नाही, ऑक्युपेशनल पेन्शन 2005 नंतर बंद आहे, म्हणजे स्वतःची तरतूद स्वतःलाच करायचे। मी तुम्हाला मदत करू शकतो। यस, पेन्शन प्लॅन बद्दल मी फक्त टच करतोय, खोलवर जाऊन आपण बोलू शकत नाही एवढ्या लिमिटेड पिरियड मध्ये। ओके, चला ह्यालाच अनुसरून थोडंसं पुढे बोलतोय। आज भारतातली लोकांचा सरासरी आयुर्मान 76 वर्ष आहे। काळजीपूर्वक जर तुमच्याकडे कागद पेन असेल तर तुम्ही लिहून घेतलं ना तर खूप जबरदस्त आहे, बरं का? सरासरी आयुर्मान 76 वर्ष आहे आणि सरासरी रिटायरमेंटचे एज आहे 60 वर्ष। म्हणजे 60 पासून 16 वर्ष आपल्याला रिटायर्ड लाईफ जगायचं आहे। सरासरी आयुर्मान जर इंडियाचं पकडलं तर 76, 60 वर्षात रिटायर म्हणजे 16 वर्ष आपल्याला रिटायर्ड लाईफ जगायचं। वर्षाला 365 दिवस म्हणजे 16 वर्षे मला 5840 दिवस जगायचं आहे। 5840 दिवस जगायचं आहे। मी आज रिटायर होत नाही, 15 वर्षानंतर, 20 वर्षानंतर, 25 वर्षानंतर ज्यावेळेला मी रिटायर होणार आहे त्यावेळेला, आज नाही म्हणत, त्यावेळेला दिवसाला खाण्यासाठी म्हणजे जगण्यासाठी खावं तर लागेल ना, खावं लागेल ना। आणि त्यावेळेला आजपासून 15-20 वर्षानंतरच्या ज्यावेळेला विचार करतो त्यावेळेला जगण्यासाठी फक्त खाण्यासाठी दिवसाला 1000 रुपये कमीत कमी लागतील। म्हणजे आज जर 3 वेळचं खाण्यासाठी, 3 वेळचं म्हणजे सकाळचं नाश्ता, दुपारचं जेवण आणि रात्रीचं जेवण, फक्त 3च गोष्टी मी कन्सिडर करतोय। मी मेडिकल एक्सपेन्सेस पकडत नाही, घर भाडं पकडत नाही, घर भाडं पकडत नाही, एमएससीबी बिल पकडत नाही, मोबाईल बिल पकडत नाही, काही नाही, फक्त खाण्यासाठी दिवसाला 1000 रुपये लागतील। आज नाश्ता करायचं म्हटलं तर 50-100 रुपये आणि जेवण म्हटलं तर 200-300 रुपये आजच लागतात। म्हणजे आजच 500-700 रुपये लागतात दिवसाला जगण्यासाठी, फक्त खाण्यासाठी। आणि 15 वर्षानंतर, 20 वर्षानंतर जर विचार केलं तर कमीत कमी 1000 रुपये दिवसाला लागणार। कुंडले साहेब बरोबर बोलतोय मी? दिवसाला 1000 रुपये आणि 5840 दिवस जर जगायचे असेल तर त्यावेळेला फक्त खाण्यासाठी, जगण्यासाठी मला 58,40,000 रुपये लागतात।
एकट्याला. मग काय मी एकट्यानेच खायचं का? माझी पत्नी सोबत आहे, तिला उपाशी ठेवणार का? नाही. म्हणजे तिला पण एवढेच लागणार. म्हणजे 58,40,000 मला आणि 58,40,000 माझ्या मिसेसला. म्हणजे रिटायर झाल्यानंतर जर 16 वर्ष व्यवस्थित जगायचं म्हटलं, जगायचं म्हणजे फक्त खाऊन जगणे, लाईफस्टाईल काही नाही, तर मला 1,17,00,000 रुपये लागणार आहेत. माझा साधा प्रश्न आहे, रिटायर झालाय म्हणून नंतर 1,17,00,000 जे लागणार आहेत हे कोण देणार मला? साधा प्रश्न आहे, कोण देईल? जर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने एक ऑफर दिली आपल्याला की गॅरंटेड आणि टॅक्स फ्री 1,17,00,000 रुपये आम्ही तुम्हाला देऊ, तर तुम्हाला ते चालेल का? काय म्हणणार क्लायंट? येस ऑर नो? काय म्हणणार? चॅटबॉक्स, यूज चॅटबॉक्स प्लीज. काय म्हणणार लोक? यस यस यस. म्हणजे लोक हो म्हणणार. बस, सो सिंपल. जायचं आहे त्यांच्याकडे आणि त्यांच्यासोबत बोलायचं आहे की त्यांना रिटायरमेंट नंतर 1,17,00,000 रुपये मिळण्यासाठी काय करावं लागेल. दिवसाला 500-550 रुपये जर तुम्ही बाजूला ठेवलं तर 25 वर्षानंतर तुम्हाला 1,17,00,000 गॅरंटेड मिळणार. 16 वर्ष भरा, 25 वर्षानंतर मिळणार जीवन लाभ. सो सिंपल. मी खोलवर जात नाही, फक्त वरवर घेतोय. बरोबर ना? जीवन लाभ 550 रुपये दिवसाला बाजूला ठेवा, 16 वर्ष ठेवा, 25 वर्षानंतर 1,17,00,000 टॅक्स फ्री गॅरंटेड. हा, पहिल्यांदा त्याला सांगावं लागेल की तुला पैसा किती लागणार आहे, नाहीतर मग तो 2,00,000 सम एश्युअर्डची घेतो. बरोबर ना? ज्याचा काहीच उपयोग होत नाही. राईट? ओके. भरपूर कन्सेप्ट आहेत, भरपूर कन्सेप्टवर आपण बोलू शकतो. कन्सेप्ट म्हणजे काय? तर कन्सेप्ट म्हणजे भविष्याचे फायनान्शियल प्लॅनिंग आहे. आर्थिक समस्या त्या कुटुंबामध्ये येणार आहेत, त्यांचं काय आहे? एक सोल्युशन आहे. बरोबर आहे? आणि लोक इन्शुरन्सला ऍक्सेप्ट करत नाही, लोक ऍक्सेप्ट करतात ते फक्त आणि फक्त फायनान्शियल सोल्युशन. आणि म्हणून मी सुरुवातीला तुम्हाला म्हटलं होतं की इन्शुरन्स सेल करण्याचा प्रयत्न करू नका, पॉलिसी विकण्याचा प्रयत्न करू नका, प्लॅन विकण्याचा प्रयत्न करू नका. फक्त कन्सेप्टवर काम करा. जर कन्सेप्टवर तुम्ही काम केलं ना तर भरपूर काम मार्केटमध्ये शिल्लक आहे. लॉकडाऊन येऊ दे, नाही काही पण येऊ दे, लॉकडाऊन येऊ दे, नाही काही पण येऊ दे, भरपूर काम मार्केटमध्ये शिल्लक आहे आणि भरपूर काम आपल्याला मिळू शकतं. ओके. एक सक्सेस मंत्र तुम्हाला सांगतोय. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये जर यशस्वी व्हायचं असेल तर एक सक्सेस मंत्र आहे आणि तो सक्सेस मंत्र म्हणजे डेली वर्क. दररोज काम करणे, दररोज काम करणे. डॉक्टर बघा, इंजिनियर बघा, वकील बघा, नोकरी करणारा बघा, बिझनेसमॅन बघा, त्याला दररोजची कामाची वेळ आहे. तो दररोज काम करतोय आणि म्हणून तो त्या क्षेत्रामध्ये यशस्वी. बरोबर ना? जर दररोज काम करायची मी स्वतःला सवय करून घेतली, दररोज काम म्हणजे रिन्युअल गोळा करणे नव्हे, LIC ऑफिस मध्ये जाऊन रिवायवल करणे नव्हे, LIC ऑफिस मध्ये जाऊन कर्जाचे रिपेमेंटचे चेक जमा करणे नव्हे, रिन्युअल गोळा करणे आणि रिन्युअल भरणे नाही. दररोज काम. LIC एजंटचं काम काय आहे? दररोज नवीन व्यक्तीसमोर जाऊन बसणे आणि त्याला कन्सेप्ट सांगणे, त्याला इन्शुरन्स बद्दल एज्युकेट करणे. हे काम जर मी दररोज केलं तर अफलातून सक्सेस आपल्याला हे मिळू शकतं. बरोबर आहे? दररोज कामाच्या बाबतीत, सातत्याच्या बाबतीत, कंटिन्युटीच्या बाबतीत जर उदाहरण द्यायचं झालं तर मी नेहमी उदाहरण देतो की आपल्या घरात असणारी आई असेल, बहीण असेल, पत्नी असेल, वहिनी असेल, कोणी असेल, घरात जी कोणी लेडीज आहे त्यांच्याकडून सातत्य कसं असते ते शिकून घ्या. आम्ही एखादी गोष्ट झाली, पाऊस आला, नाही गेलो बाहेर. बरोबर ना? नाही लॉकडाऊन आहे, नाही गेलो बाहेर, काम नाही केलं. जरा विचार करा, आपल्या घरात जी कोणी लेडीज आहे, चला आपल्या पत्नीचा आपण विचार करू, ती कितीही आजारी असली ना तरी घर स्वच्छ करणे, घराला मेंटेन व्यवस्थित ठेवणे, पती जर ड्युटीवर जात असेल तर त्याच्यासाठी टिफिन करणे, किचनची आवरावर करणे, कपडे धुणे, डेली बेसिसला काहीही झालं ना तरी ती करतेच करते. येस ऑर नो? दुखते म्हणणार, त्रास होते म्हणणार, गोळी खाणार आणि करणारच, एक्सक्युजेस नाही, करणारच. बरोबर ना? तर जर सातत्य जर शिकायचं असेल तर घरातली जी हाऊसवाईफ ज्याला आपण म्हणतोय ना त्यांच्याकडून आपण हे शिकायचं. दररोज काम. अजून एक छोटासा एक अजून एक मंत्र देतो, त्याला मी नेहमी म्हणत असतो TBF, टीबी फॉर्म्युला म्हणतोय त्याला. आणि TB फॉर्म्युला म्हणजे टूथब्रश फॉर्म्युला. आम्ही ज्या वेळेला ICU मध्ये, माणूस ज्या वेळेला ICU मध्ये ऍडमिट असतो त्यावेळेलाच फक्त ब्रश करत नाही, इतर दिवशी दररोज ब्रश करतो. बरोबर म्हणतोय मी?
जनरल वॉर्ड मध्ये जरी ऍडमिट असलं तरी तो ब्रश करतो. आयसीयू मध्ये असेल तरच फक्त ब्रश करत नाही माणूस, बरोबर ना. इतर दिवशी दररोज तो करतोय. आयसीयू सोडून दररोज ब्रश करतोय. बस सो सिंपल. दररोज जसं ब्रश करतो ना, दररोज तसं मला कॉल करायचे लोकांच्या समोर जाऊन बसून. जसं माझा ब्रश चुकत नाही ना, जसं माझी आंघोळ चुकत नाही ना, तसं दररोज माझा कॉल चुकायला नको. सो सिंपल, साधी गोष्ट आहे, बरोबर. पण साध्या साध्या गोष्टी करणं सुद्धा कठीण आहे, बरोबर, कठीण आहे. पण दररोज कॉलची जर मला सवय लागली, दररोज कॉल मी जर करायला लागलो, तर डेफिनेटली सांगतोय की मी यशस्वी होऊ शकतोय, यशस्वी होऊ शकतोय. असं म्हणतात ना ते की जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें सिर्फ टारगेट दिखाई देते हैं, और जिनके सपने छोटे होते हैं उन्हें सिर्फ प्रॉब्लेम ही दिखाई देते हैं. बघा तुम्ही साहेब, कुंडले साहेब, मी म्हणतोय बरोबर आहे का. मोठे काम करणारे जे एजंट आहेत, एमजीआरटी, सीओटी, टीओटी, त्यांच्या ब्रँच मधल्या आणि ब्रँचच्या स्टाफ बद्दलच्या कंप्लेंट नसतात, कमी असतात किंवा नसतात. पण जो 10, 12, 15, 20 पॉलिसी करणारा असतोय ना, तो रोज येऊन त्यांनी असं केलं, ह्यांनी असं केलं, त्यांनी तसं केलं, म्हणजे त्याला फक्त प्रॉब्लेमच दिसतात. बघा तुम्ही, कंप्लेंट करणारा जो जास्त एजंट आहे, व्हेरी सॉरी, मी कोणाला इंडिकेट करत नाहीये, पण ही वस्तुस्थिती आहे. काम नाही आहे ना, तर त्यांना फक्त प्रॉब्लेमच दिसतात. पण जो काम करणार आहे ना, तो फक्त कामावरच फोकस करतो. आणि म्हणून म्हणतात की जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें सिर्फ टारगेट दिखाई देते हैं, और जिनके सपने छोटे होते हैं उन्हें प्रॉब्लेम ही दिखाई देते हैं. साधा आणि सिंपल. सायकल बऱ्याच लोकांनी बघितली आहे. सायकल म्हणजे आयुष्यात माणूस पहिलं वाहन कुठलं चालवतो तर सायकल, बरोबर आहे ना. पहिलं वाहन सायकल चालवतो. सायकल चालवण्याचा एक साधा आणि सोपा नियम आहे. तुम्ही स्पीडलीही चालवू शकताय, स्लोही चालवू शकताय. स्पीडलीही चालवू शकताय, स्लोही चालवू शकताय. परंतु ज्या क्षणाला तुम्ही पैडल मारायचं थांबलं, त्या क्षणाला ती सायकल कोसळते, सायकल पडते. येस ऑर नो, बरोबर ना. म्हणजे नियम काय आहे सायकल मध्ये, तुम्ही कंटिन्यू पैडल मारत राहायला पाहिजे. पैडल मारायचं थांबलं की तुम्ही पडला, बरोबर आहे. आणि नियम काय आहे, सायकल स्लो चालवणं कठीण आहे, फास्ट चालवणं सोपं आहे, बरोबर ना. स्लो सायकलिंगच्या रेस होतात, बरोबर ना, कठीण आहे, बरोबर ना. तर सायकल पळवायची आहे. स्लो काम करणं कठीण आहे, फास्ट काम करणं सोपं आहे. पण करून बघा, करून बघितल्यावर लक्षात येईल. असं म्हणतात ना, थांबला तो संपला. पैडल मारायचं थांबलं की संपलं, बरोबर ना. कॉल करायचं थांबलं की संपलं, बरोबर. आणि त्यामुळे आम्हाला दररोज कॉल करणं गरजेचं आहे. असं म्हणतात, अगर माहौल उड़ने का न हो तो दौड़ना सीखो, अगर माहौल उड़ने का न हो तो दौड़ना सीखो, माहौल दौड़ने का न हो तो चलना सीखो, अगर माहौल चलने का न हो तो रेंगना सीखो. हालात कुछ भी हो दोस्तों, हालात कुछ भी क्यों न हो, रुकना मत सीखो. थांबायचं नाहीये, काहीही झालं ना तरी थांबायचं नाहीये, बरोबर. सातत्याने कामात आपण राहायला पाहिजे, आणि सातत्याने काम करणाऱ्याला निश्चित यश मिळत असते. असं म्हटलं जाते की परमेश्वर कधीही स्वतः कोणाच्या मदतीला येत नाही. परमेश्वर कधीही स्वतः कोणाच्याही मदतीला. रावत जी, हम कब तक रुकना चाहिए? 8:30 तक. 8:30. ओके सर, ओके, थँक्यू सर. परमेश्वर स्वतः कधीही कोणालाही मदत करायला स्वतः येत नाही. येतोय कधी? तो कोणाच्या तरी रूपाने येतो, असं म्हणतात. आपण म्हणतोय ना, देवासारखा आलायस, बरोबर ना. देवासारखा अगदी योग्य वेळेवर आलास असं म्हटलं. परमेश्वर स्वतः कधीही कोणाला मदत करणार, तो कोणाच्या तरी रूपाने येत असतो, बरोबर ना. परमेश्वर कधीही मुलाच्या शिक्षणासाठी पैसे द्यायला येणार नाही. परमेश्वर कधीही मुलीच्या लग्नासाठी पैसे द्यायला येत नाही. परमेश्वर कधीही म्हातारपणी तुम्हाला पैसे द्यायला येत नाही. परमेश्वर कधीही तुमच्या इन्कमला प्रोटेक्ट करत नाही, तुमच्या फॅमिलीला प्रोटेक्ट करत नाही. परमेश्वर कधीही तुमच्या इन्कमला रिप्लेस करू शकत नाही. परमेश्वर कधीही तुमचं फायनान्शियल प्लॅनिंग आणि सिक्युरिटी काही करू शकत नाही. आणि म्हणून परमेश्वर स्वतः हे करू शकत नाही, म्हणून परमेश्वरांनी LIC एजंटला तयार केले. हे सगळं काम LIC एजंटच्या रूपानं परमेश्वराला प्रत्येक फॅमिलीमध्ये द्यायचं आहे, म्हणून LIC एजंट परमेश्वराने तयार केलं. ही परमेश्वराची इच्छा आहे की आम्ही LIC मध्ये, ही परमेश्वराची इच्छा आहे की लोकांना मदत करण्यासाठी तुमच्या रूपातनं ते लोकांच्या घरी जाऊ इच्छितो, बरोबर. हम खुदा के बंदे हैं, आम्ही देवदूत आहोत, आणि हे देवदूत आहोत, हम खुदा के बंदे हैं, ये अपने परफॉर्मन्स से हमको प्रूव्ह करना है. आपल्या परफॉर्मन्स मधून आम्हाला ते करायचं आहे, बरोबर आहे.
दिवाळी समोर यायला लागली. मी आत्ताच म्हटलं तुम्हाला दसऱ्याला किती प्रकारचा सेल झालाय. प्रत्येक बिझनेसमॅन दिवाळीमध्ये आपला धंदा जोरात होईल हा प्रत्येक जण प्रयत्न करत असतो. कुठलाही दुकानदार घ्या, कुठलाही बिझनेसमॅन घ्या, धंदा जोरात होण्याच्या दृष्टीनं तो प्रयत्न करत असतो. फक्त एकमेव प्राणी आहे LIC एजंट, तो म्हणतो लोकांच्या हातात पैसा नाही. बरोबर ना? जर प्रत्येक बिझनेसमॅन, तो कापडाचा व्यापारी असेल, घड्याळाचा व्यापारी असेल, इलेक्ट्रॉनिक असेल, 2 व्हीलर असेल, 4 व्हीलर असेल, काय पण प्रत्येक जण ह्याचा विचार करत असेल दिवाळीमध्ये धंदा वाढवायचा, तर मी माझा धंदा वाढवण्याचा विचार का करत नाही. आणि परत मी तिथंच जातो की हा माझा काय आहे, माइंडसेट आहे. बरोबर आहे. जर आम्ही असा विचार केलं की दिवाळीच्या आधी ह्या वर्षी ह्याच्या पूर्वी कधी मिळालं नाही एवढं 15 दिवसाचं कमिशन घेऊन ह्या वर्षीची दिवाळी मी जोरदार धूमधडाक्यात साजरी करेन, तुमच्या माइंडला जर ही कमांड दिली तर डेफिनेटली सांगतोय मी तुम्हाला, तुमची दिवाळी ही चांगली होणार आहे. निश्चित चांगली दिवाळी होणार आहे. जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की भरपूर मार्केटमध्ये काय आहे, हालचाली सुरू झालेल्या आहेत, मार्केटमध्ये पैसा आहे. एक छोटीशी स्टोरी शेवटी आहे, ती तुमच्याशी शेअर करतो आणि नंतर थांबतो. महाभारतातला एक किस्सा आहे. महाभारतातला किस्सा, अर्जुनाचा मुलगा अभिमन्यू ह्याचा वध केला जातो. कौरव पांडवाचं युद्ध आहे. पांडव, अर्जुन आणि कौरव तिकडे. अर्जुन म्हणजे पांडव 5 जण आणि अर्जुन, दोन्ही बाजूला भरपूर सेना आहे, तिकडच्या सेना गोळा झालेल्या आहेत. आणि अर्जुनाचा मुलगा अभिमन्यू ह्याचा मृत्यू होतो म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणतो की ती वीरगती प्राप्त झाली, आपण म्हणतो. बरोबर आहे. ज्या वेळेला अभिमन्यूचा मृत्यू होतो त्यावेळेला अर्जुन आणि श्रीकृष्ण त्या ठिकाणी नसतात. युद्ध चाललेलं असते, धर्मयुद्ध आहे, खूप मोठं रणांगण आहे, ते दुसऱ्या साईडला असतात. आणि ज्या वेळेला अर्जुन संध्याकाळी आणि श्रीकृष्ण येतात त्यावेळेला त्यांना कळतं की अभिमन्यूला वीरगती प्राप्त झाली. त्यांना कळतं की हो, खूप म्हणजे कौरवांनी खूप प्रयत्न करून त्याला मारलंय, हे झालं ते झालं, सगळं झालं. पण अर्जुनाला त्यांच्या बाबतीत काही वाटत नाही. पण अर्जुनाला सर्वात मोठा राग असतोय, तो असतोय जयद्रथचा. आणि त्याच्या मागचं कारण असं असते की जयद्रथनी अभिमन्यूला मेल्यानंतर त्या डेड बॉडीला लाथाडलेलं असते, लाथानं मारलेलं असतं. अभिमन्यूच्या डेड बॉडीला त्यांनी लाथाडलेलं असतं. ओके. अर्जुनाला ज्या वेळेला असं कळतं तिथं आल्यानंतर की अर्जुनला ज्या वेळेला कळते की जयद्रथच्या लाथाडण्यानं त्या अभिमन्यूच्या डेड बॉडीचं पवित्रता ही सगळी गेली म्हणायची, किंवा डेड बॉडीला मारणं हे माणुसकीला धरून नाहीये. आणि त्यावेळेला अर्जुनाने हातात पाणी घेतलं आणि शपथ घेतली की उद्याचा सूर्यास्त व्हायच्या आधी मी जयद्रथचा वध करेन, आणि जर मी वध करू शकलो नाही तर मी स्वतःला अग्नीला समर्पित करेन. हाहाकार मचला, सगळीकडे हाहाकार झालं. काय झालं? अचानक पांडवामध्ये एकदम चिंतेचं वातावरण. कारण मेन प्लेयर कोण आहे पांडवामध्ये? अर्जुन. समजा ते उद्या जयद्रथ मिळाला नाही किंवा जयद्रथचं वध झालं नाही आणि ह्यानी स्वतःला अग्नीच्या स्वाधीन केलं तर हे युद्ध आपण हारलो. कौरव खुश झाले, कारण एक दिवस फक्त जयद्रथला वाचवायचं आहे. अर्जुन संपला की आपण युद्ध जिंकलो. दुसरा दिवस सकाळी उजाडल्यापासून अर्जुन आणि श्रीकृष्ण जयद्रथचा शोध घ्यायला सुरुवात करतात. सकाळ, दुपारची वेळ निघायला लागली. हळूहळू आता सायंकाळ होणार, सूर्यास्त व्हायला लागला, अशी वेळ आली. सूर्यास्त व्हायची वेळ जवळ आली आणि तसं चिंतेचं वातावरण पांडवामध्ये व्हायला लागले, कौरवामध्ये आनंदाचं वातावरण सुरू व्हायला लागले. आता अगदी सूर्यास्त व्हायची वेळ आली, त्यामुळे एकदम चिंताग्रस्त सगळे. आणि त्यावेळेला सगळे पांडव म्हणतात श्रीकृष्णाला की श्रीकृष्ण, आता तुम्हीच काहीतरी करू शकताय, तुम्हीच वाचवू शकताय. आता काहीतरी करावं लागते, नाहीतर हे युद्ध आपल्या हातातनं गेलंय. श्रीकृष्ण म्हणतात ठीक आहे, मीच काहीतरी करतो. पांडव म्हणतात मीच काहीतरी करतो म्हणजे नेमकं काय करणार? जयद्रथ कुठून आणणार? बघतोय मी काय करतोय. अगदी संध्याकाळ व्हायची वेळ आलेली आहे, एकदम जवळ आलेली आहे. आणि अशा वेळेमध्ये संध्याकाळ व्हायची आहे, पण व्हायची वेळ आलेली आहे. श्रीकृष्ण आपल्या शक्तीनं आकाशात आलेले जे ढग आहेत ते ढग सूर्यावर आणतात आणि सूर्य झाकला जातो. जसा सूर्य झाकला जातो सगळ्यांना वाटतो की आता सूर्यास्त झाला
आणि ते धर्मयुद्धाचा नियम असा असतो की सूर्यास्तानंतर युद्ध केलं जात नाही. जसा सूर्यास्त झाला असं भास होतोय सगळ्यांना आणि कौरव लगेच नाचायला लागतात. अर्जुन आपल्या हातातलं धनुष्य खाली ठेवतोय, गुडघे टेकतोय आणि म्हणतोय आता आपण निराधार झालोय. जसा सूर्यास्त झाल्याचा भास होतोय, कौरव खुश होतात आणि जयद्रथ समोर येतोय आणि तो म्हणतोय अर्जुनाला, आता काय बघतोय, सूर्यास्त झालाय, समोर अग्नी आहे, अग्नीच्या स्वाधीन कर स्वतःला. जसा जयद्रथ समोर येतोय, परत श्रीकृष्ण आपल्या शक्तीने सूर्याच्या समोर आलेले ढग बाजूला करतोय आणि परत उजेड होतोय, सूर्यास्त झालेला नाही. जसं उजेड होतोय त्यावेळेला लगेच श्रीकृष्ण म्हणतोय अर्जुनाला, बघतोयस काय, अजून सूर्यास्त व्हायचा आहे, तो जयद्रथ समोर आहे आणि हा तुझा समोर तुझं धनुष्यबाण आहे, उचल धनुष्यबाण आणि निशाणा साध. अर्जुनाने धनुष्य उचलला, निशाणा साधला आणि जयद्रथचा वध केलं आणि स्वतःला अग्निपथ, म्हणजे त्यांनी जे घेतलेली शपथ आहे ती शपथ त्यांनी पूर्ण केली. मला एक सांगा मित्रांनो, ह्या सगळ्या प्रकारामध्ये अर्जुनाने तीर मारलं, बरोबर आहे, अर्जुनाने बाण मारलं, बरोबर आहे, पण हे युद्ध जिंकण्याचं, बाण मारण्याचं माहोल कोणी बनवलं? माहोल कोणी बनवलं? श्रीकृष्णाने बनवलं. सूर्यास्त झाल्याचा माहोल कोणी केलं? श्रीकृष्णाने बनवलं, बरोबर आहे. सेम थिंग इन्शुरन्स मध्ये, लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये आपल्याला असं वाटत असेल एजंटांना की मी शतकवीर झालो, मी एमडीआरटी झालो, मी सीओटी झालो, मी टीओटी झालो, असं आपल्याला वाटत असेल. ऐसा बोलते कि अगर एजेंट सोचे कि हमने एमडीआरटी किया, हमने शतक किया, हमने सीओटी किया, तो ठीक है, आप सोच सकते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि माहौल डेवलपमेंट ऑफिसर बनाते हैं. आपने जो एमडीआरटी किया, सीओटी किया, ये जो सब किया है आपने किया है, सही है, लेकिन ये माहौल सिर्फ हम बनाते हैं, राइट. और ये नेशनल फेडरेशन की तरफ से आज, नेशनल फेडरेशन अमरावती डिवीजन की तरफ से आप सब लोगों ने मुझे जो आज माहौल बनाने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं. मेरा यूट्यूब चैनल है प्रोग्रेस विथ नंदनवार. इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारे वीडियो आपको देखने में मिलोगे, देख पाओगे आप. प्रोग्रेस विथ नंदनवार, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हो. मेरा नंबर है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो फीडबैक के लिए, 9922, मैं यहाँ पर डाल दूं स्क्रीन, सॉरी मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, 9922351234. ये मेरा मोबाइल नंबर है. आप फीडबैक मुझे इस नंबर पे भी भेज सकते हैं, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप लोगों ने मुझे 2 घंटा बर्दाश्त किया, शायद 2 घंटा बर्दाश्त किया, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं. रावत जी, नेशनल फेडरेशन अमरावती डिवीजन, आप सभी को धन्यवाद देता हूं. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. एंड भविष्य में बहुत अच्छी बहुत बड़ी ऊंचाई आप हासिल करें, इसके लिए मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं. थैंक यू वेरी मच. रावत जी, ओवर टू यू. धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. आपके आज के इस वेबिनार से हमारे एजेंट बंधु और भाई बहन जो है आज जिन्होंने अटेंड किया, तो डेफिनेटली उनको इसका फायदा होगा और आने वाले समय में वो नई ऊंचाइयां छुएंगे. इससे पहले कि मैं आज का कार्यक्रम समाप्त घोषित करूं, मैं हमारे डिविजनल के वाइस प्रेसिडेंट श्री रमेश वाटेकर जी से निवेदन करूंगा कि वे वोट ऑफ थैंक्स दें. हेलो. हाँ वाटेकर साहब, बोलिए सर. हेलो अजय सर. यस सर. यस, वेरी थैंक्स सर. बहुत Thank अच्छा you. प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको और बोलते रहना चाहिए, आपने बोलते रहना चाहिए, लेकिन ये पीरियड जो है हमारा, लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू. इतने शॉर्ट पीरियड में भी आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाए, कॉन्सेप्ट सेलिंग के बारे में बहुत अच्छा बताया. थैंक यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और दूसरी बात, खुशी इस बात की हुई कि आप भी विदर्भ के. थैंक यू सर. साथ में मैं हमारे जोन के जॉइंट सेक्रेटरी नंदुभाऊ पवार जी का भी
थैंक्स बोलूंगा कि वो भी हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हमको ये प्रोग्राम के बारे में बताया। साथ में हमारे डिवीजन के प्रेसिडेंट मिस्टर रावत सर और सेक्रेटरी कुंडले सर और हमारे अमरावती डिवीजन की फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करूंगा और खास शुक्रिया अदा करूंगा नागपुर डिवीजन के अनूप गुल्लानी जी, जो नागपुर डिवीजन के सेक्रेटरी है, उनका भी। और दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आप हम लोग इससे बहुत कुछ सीख लिए आज। तो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी की ओर से हमारे अमरावती डिवीजन के पदाधिकारियों को एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम हो बार बार करें। धन्यवाद अजय सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वाटेकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगा कि वे इस आज के मीटिंग को जो है वो लीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने जो अटेंड किया आज मीटिंग को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नंदनवार साहब। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जमा करें वोट ऑफ थैंक्स जमा। अमोल जी को बोल दीजिए एंड करने के लिए। यस सर। अमोल जी को बोल दीजिए। अमोल जी इज होस्ट नाउ। ओके ना।